मैं इस वीडियो में आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखाने जा रहा हूं, वो भी 100% वारंटेड। मैं इस वीडियो में आपकी 80% से ज़्यादा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बेसिक्स को क्लियर करवा दूंगा और आपको ऐसा ज़बरदस्त स्टार्टअप देने जा रहा हूं जिससे किसी भी किस्म की ऐप्स को आप खुद से डिज़ाइन और डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नीट रूट्स यूट्यूब पे पहली बार एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, वो भी अंडर सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर के। अगर आपके पास एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप है तो आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। हम इस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में बेसिक से लेकर चलेंगे, देन एक्सट्रीम लेवल तक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सिखाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप एंड्रॉयड ऐप्स खुद से डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स में बहुत सारी ऐप्स डेवलप करेंगे, जिनमें चैटिंग ऐप, फूड ऐप, अलार्म्स ऐप, मल्टी पेजेस ऐप, स्क्रॉलिंग ऐप, मैप्स इंटीग्रेशन ऐप और सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप और इसके अलावा बहुत सारी ऐप बनाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आप ये सभी ऐप्स बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और एंड्रॉयड ऐप से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं, वो भी हम इस कोर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने से पहले मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस बता दूं कि आज के दौर में एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखना क्यों ज़रूरी है और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने से आपको बेनिफिट क्या होगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स रख रहा हूँ, उससे आप एंड्रॉयड की कामयाबी का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ और इंट्रोड्यूस होने के बाद से लेकर अब तक मोबाइल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ने सिंपल एक स्मार्टफोन से स्टार्ट किया था, लेकिन अब अनलिमिटेड डिवाइसेस एंड्रॉयड से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉचेस और भी बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं। और इस वक्त एंड्रॉयड के 2.5 बिलियन यूजर्स हैं। आई रिपीट 2.5 बिलियन। तो इससे आप इसकी मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और स्मार्टफोन का यूज़र डे बाय डे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ये आपके सामने है और आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। और जब तक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स रहेंगे, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का स्कोप ही स्कोप है। आज की दुनिया में मोबाइल इंसान की बेसिक नीड बन चुका है, जिसका अल्टरनेट आना फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब तक फ़ोन रहेगा, एंड्रॉयड पे काम होना ही होना है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इसलिए ये वक्त एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए बहुत सही वक्त है। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में सिंपली यस और नो में देना है। इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। इससे हमें आइडिया रहेगा कि स्टूडेंट्स को कितना के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आइडिया है, आया कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है या नहीं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेनेशंस को इंक्रीज़ किया जाएगा और उनके लिए अलग से जावा की बेसिक्स को अपलोड किया जाएगा ताकि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे हम इस कोर्स में वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन हम कोड को एक्सप्लेन करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से लर्न कर सकें। अभी मैंने सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स का ओवरव्यू दिया है, जिससे आपको कोर्स का आइडिया हो चुका है। अब रहती है बात कोर्स के कंटेंट की, वो मैं वीडियो के लास्ट में फुल डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज होने वाले पेमेंट गेटवेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। इस कोर्स में आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जिससे आप सक्सेसफुल एंड्रॉयड डेवलपर बनेंगे। और अब मैं आपकी 80% से ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करवाने जा रहा हूँ और आपको ऐसा ज़बरदस्त स्टार्टअप देने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी किस्म की ऐप्स को खुद से डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक बताता हूँ। पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो की बेसिक्स को समझेंगे, फिर सभी एपीआई लेवल और एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। देन हम एंड्रॉयड स्टूडियो की सभी फाइल्स और फोल्डर में घुसकर
सभी के सभी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को सीखेंगे। देन हम ऐप को डिज़ाइन करेंगे, मतलब फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और सीखेंगे कि हम फ्रंट एंड पे किस तरीके से काम करते हैं। मीन्स कैसे हम अपनी ऐप में इमेज लगाते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट लगाते हैं जिसमें व्यूज़ और व्यू ग्रुप्स का टॉपिक कवर हो जाएगा। देन हम एक कंप्लीट ऐप को डिज़ाइन करेंगे, देन उसे डेवलप करेंगे। जो हम ऐप बनाने जा रहे हैं पहले हम उसका फ्रंट एंड बनाएंगे, देन बैक एंड में प्योर जावा को यूज़ करेंगे, फिर एपीके बनाएंगे जिससे आप अपनी ऐप को अपने दोस्तों को सेंड कर सकेंगे। देन हम उसी ऐप का लॉन्चर आइकन भी चेंज करना सीखेंगे। अगर आप एक कंप्लीट ऐप बना लेंगे तो देन आप किसी भी किस्म की ऐप को बनाना स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी सभी प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है, तो इसके लिए सभी प्रोग्रामर्स का खास ख्याल रखा गया है। तो हम थ्योरी पे यहाँ बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम वर्क प्रैक्टिकल करेंगे। हम वहां पे सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे जहां पे हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी लगेगा। स्टूडेंट्स, अब हम एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लिए चलता हूं। नीट रूट्स टेक्नोलॉजी सिखा देगा। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमें किसी न किसी टूल की, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। मैं गूगल पे आया हूँ और गूगल पे लिखा है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। जैसे ही मैंने लिखा है तो हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट आ रहा है कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। यह आपको एंड्रॉयड डेवलपर्स के ऑफिशियल साइट पे ले आएगा और यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3.5.3 ये विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है। जिनका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें, नहीं तो डाउनलोड ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो आ रहा है। तो आपने अपने सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इवन के मैक के स्टूडेंट्स भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और विंडोज के स्टूडेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने एक बटन नजर आ रहा है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और आपने के पास यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आना शुरू हो चुकी हैं। मैंने इनको पढ़ लिया है अच्छे तरीके से, तो आप मुझ पे ट्रस्ट करके यहाँ पे चेक कीजिए और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज कर दीजिए। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल करना है, तो आपके पास एक फाइल आ रही होगी एंड्रॉयड स्टूडियो के नाम से, तो उस पे आपने क्लिक करना है और सिंपल देसी तरीका क्लिक नेक्स्ट 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 करके आपका ये एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप वहां से देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। उसको देख करके आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे के सारा प्रोसेस बताया हुआ है, तो आप इजीली एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं। तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को इस टाइम इंस्टॉल कर लिया है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो आना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है और ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपने गूगल क्रोम वगैरह या कोई और विंडोज ओपन की हुई है तो वो क्लोज कर दीजिए, क्योंकि मेरे कंप्यूटर i7 है और इसकी स्पेसिफिकेशन इसकी 8 GB रैम है और इसके अलावा इसका प्रोसेसर भी काफी अच्छा है। अगर आपका सिस्टम इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है या आपका लैपटॉप इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये टाइम ज्यादा ले सकता है। मैंने साथ में क्रोम को भी ओपन किया हुआ है और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर को भी। ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले और आपके पास हो सकता है जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो आपने परेशान किसी बात से नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ वो करते जाना है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं। आज की वीडियो में तकरीबन आपको मैं 70 से 80% बता दूंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में काम कैसे करते हैं, वो सभी टेक्निक और वो सभी तरीके, जिन जिन फाइल्स को आपने यूज करना है, हम उन्हीं फोल्डर्स को और सारी की सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो जब हमारे पास ओपन होना शुरू होता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आ रहा है। आप वर्जन देख सकते हैं 3.5.2
एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन आ रहा है। तो ये इस वक्त के लिए सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप आज के बाद वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है ये अपडेट हो गया हो, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो अपनी अपडेट्स बहुत जल्दी देता रहता है। तो यहाँ पे आपका वर्जन 3.5.3 या इससे अबव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये सबसे लेटेस्ट है, हम इसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आप ऊपर देख सकते हैं, नजर आ रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज आ रही हैं। यहाँ पे होता कुछ यूं है कि हमने एप्लीकेशन को जब बनाना होता है तो एक एक्टिविटी को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, जो कि हमारे लिए लाजमी है। तो हम यहाँ से एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन सभी एक्टिविटीज के बारे में जान लें कि ये एक्टिविटीज किस जगह पर काम आती हैं। तो पहले हम बेसिक और एम्प्टी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। बेसिक और एम्प्टी एक्टिविटी ये दोनों सेम है। यहाँ पे एक सिंपली एक बटन होता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप व्हाट्सएप के ऊपर वाली साइड पे देख सकते हैं कि राइट साइड पे इस तरीके के 3 बटन से आ रहे होते हैं। आप इन पे क्लिक करते हैं तो देन सेटिंग्स और कुछ इस तरीके के ऑप्शंस। ये एम्प्टी एक्टिविटी है। तो जब आपको बिल्कुल एक एम्प्टी एक्टिविटी की जरूरत होती है कि जिस लेआउट पे कुछ भी ना हो, तो तब आप इस चीज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी की। मैं साथ में अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूं, देन मोबाइल पे आपको ऐप्स दिखाता जाऊंगा कि ये एक्टिविटीज किधर किधर यूज होती हैं। मैंने अपने मोबाइल को ओपन कर लिया है। यहां से अब मैं बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी की एग्जांपल दूंगा। तो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैरिज ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन आ रही है। ये नीट रूट्स टेक की तरफ से ही बनाई गई है। ये लोड हो रहा है, तो आप ये सभी चीजें सीखेंगे। तो आप ये देखिएगा बॉटम में ये नोटिफिकेशन, देन हम प्रोफाइल पे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की अगर आप कोई एक्टिविटी बना रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं जिसके बॉटम में कुछ इस तरीके की नेविगेशन हो, तो देन आप बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम के बॉटम में भी ऐसी ही नेविगेशन लगी हुई है। अगर आप बॉटम नेविगेशन लगाना चाह रहे हैं तो देन आप बॉटम नेविगेशन को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं फ्रैगमेंट एंड व्यू मॉडल्स की। उसके लिए मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाता हूं। फिलहाल मैं मोबाइल पे ब्राउज कर रहा हूं। ये एक एप्लीकेशन आ गई, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो व्यू मॉडल को हम आगे रिसाइकलर व्यू पे जाकर यूज करेंगे। व्यू मॉडल को हम रिसाइकलर व्यू में यूज करते हैं, और रिसाइकलर व्यू हमारे पास कुछ इस टाइप का हो सकता है, जिसको हम इस तरीके से भी स्क्रॉल कर सकते हैं और देन इस तरह से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। तो वहां पे हम व्यू मॉडल को यूज करेंगे। फुल स्क्रीन एक्टिविटी, फुल स्क्रीन एक्टिविटी को हम मोस्टली गेमिंग वगैरह में यूज करते हैं, जहां पे हमें इस टूल बार की जरूरत भी नहीं होती। जो देखिएगा फीफा की गेम मैंने ओपन की है, तो देख सकते हैं ऊपर इवन टाइम तक भी नहीं आ रहा। मैंने ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल किया है तो देन ये नजर आना शुरू हुआ है। थोड़ा सा टाइम लेती है गेम ओपन होने में, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे मैंने आपको बताने के लिए था कि जब आप स्क्रॉल करेंगे तभी आपको टाइम वगैरह नजर आएगा, देन टाइम वगैरह भी नजर नहीं आता। और नीचे से आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड फोन में कुछ ये नीचे से 2-3 बटन आ रहे होते हैं, ये 1 2 3। तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं तो देन नजर आते हैं, व्हेनेवर ये भी नजर नहीं आते। मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। ये हमने स्क्रॉल किया नीचे से ऊपर की तरफ तो नजर आए हैं, व्हेनेवर ये नजर नहीं आ रहे थे। फुल स्क्रीन एक्टिविटी के बाद मास्टर डिटेल फ्लो एक्टिविटी आ रही है। मास्टर डिटेल फ्लो को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि जब भी आप म्यूजिक प्लेयर को चलाते हैं तो उसमें होता कुछ यूं है। यहाँ पे एक सॉन्ग आ रहा है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन। तो जब हम इस सॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो उसकी जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। ऊपर उसका मेन कवर फोटो आ रही होती है, देन यहाँ पे टाइटल नेम, देन सिंगर का नाम, और बाकी नीचे उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। जब आपको कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन को डिजाइन और डेवलप करना है, देन आप मास्टर डिटेल फ्लो को यूज करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट में देख सकते हैं नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी। नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी को देखकर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है, लेकिन मैं यहां से आपको देसी फूड रेसिपीज के नाम से एक एप्लीकेशन दिखाता हूं। इसमें हमने नेविगेशन ड्रायर को यूज किया है। तो ये नीट रूट्स टेक की तरफ से देसी फूड रेसिपीज के नाम से एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अपलोडेड है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ये ऊपर एक बटन सा लगा हुआ है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं
या साइड से स्वाइप करते हैं तो ये चीज हमारे पास आना शुरू हो जाती है। अगर आपने कुछ इस तरीके का काम अपनी एप्लीकेशन में करवाना है देन आप नेविगेशन ड्रायर एक्टिविटी को यूज करेंगे। उसके बाद आती है गूगल मैप्स एक्टिविटी। गूगल मैप्स एक्टिविटी को हम तब यूज करते हैं जब हमने अपनी एप्लीकेशन में मैप्स को यूज करना हो। तो इस एक्टिविटी में होता कुछ यूं है कि गूगल मैप्स हमारी एप्लीकेशन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम गूगल मैप्स एक्टिविटी को यूज करते हैं। जिस तरीके से काफी सर्विस प्रोवाइडर एप्स हैं, उबर हो गया जिसमें क्रीम हो गया और फूड पांडा हो गया, इनमें मैप्स यूज हो रहे हैं। और भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने आपको वो वाली एग्जांपल्स दी हैं जो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं। देन लॉगिन एक्टिविटी, ये एक फॉर्म टाइप की एक्टिविटी होती है जिसमें लॉगिन और साइन अप किया जाता है। तो नीट रूट्स की तरफ से एप्लीकेशन बनाई गई है। इसको मैं पहले लॉग आउट करता हूं। जैसे ही लॉग आउट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म आना शुरू हो गया है। मैं ऑलरेडी हैव लॉगिन पे क्लिक करूंगा, यह आपके पास सामने स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप एंटर योर मेल और इंटर पासवर्ड, इधर भी कुछ ऐसा ही है, इंटर मेल और इंटर पासवर्ड और देन एक बटन यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपने इस तरीके की लॉगिन एक्टिविटी को बनाना है तो देन आप इस एक्टिविटी को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्रॉलिंग एक्टिविटी। स्क्रॉलिंग एक्टिविटी हम जब कोई ब्लॉगर ऐप बनाते हैं तो तब यूज करते हैं, या कोई न्यूज ऐप जिसमें सिंपली आपकी हेडिंग यहां पर आ जाती है। कोई अगर आपने आइकन वगैरह लगाना है तो आपका यहां पे आ जाएगा, बाकी ये वाली जगह पे टोटल हम स्क्रॉल ऊपर की तरफ करते जाते हैं और करते जाते हैं। तो अगर आपने ब्लॉगिंग ऐप बनानी है तो देन आप स्क्रॉलिंग एक्टिविटी को यूज करेंगे। यह आप पे डिपेंड करता है और आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आप इन एक्टिविटीज को किस तरीके से यूज करते हैं। देन हमारे पास टैब्ड एक्टिविटी आ रही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं, देन यहाँ पे स्टेटस और यहाँ पे कॉल्स आ रही होती हैं। देन आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फर्दर सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सा ओपन हो जाता है, उस पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप टाइप एप्लीकेशन बनानी है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपने 1 2 3 इस तरीके के पेजेस रखने हैं तो देन आप टैब्ड एक्टिविटी को यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नेटिव C++ आ रही है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको C++ आती है और आप चाहते हैं कि C++ पे काम करें तो देन आपने इस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेना है। ये तो बात हो गई फोन्स और टैबलेट की। तो फोन और टैबलेट्स में तकरीबन अभी तक यही एक्टिविटीज यूज हो रही हैं। देन उसके अलावा हम वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं। वेयर OS लिखा हुआ आ रहा है। तो अब एंड्रॉयड ने टैबलेट और फोन्स के अलावा काफी ज्यादा डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जिसमें सबसे पहले स्मार्ट वॉचेस आती हैं। अगर आपने किसी स्मार्ट वॉच के लिए एप्लीकेशन को बनाना है तो देन आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपनी स्मार्ट वॉच में मैप्स को यूज करना है देन आप इस एक्टिविटी को यूज करेंगे। देन आप वॉच फेस को भी यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास टीवी की बारी आती है कि टीवी टाइप की एप्लीकेशंस हम किस तरीके से बनाते हैं। मोस्टली अगर हमने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप बनानी है, अगर आप YouTube पे जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है कि यहाँ पे आपका YouTube का लोगो आ रहा है, देन यहाँ पे नेविगेशन ड्रायर लगा होता है और यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस आ रही हैं और यहाँ पे साइन इन और लॉग आउट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपने कोई टीवी ऐप या वीडियोस वाली ऐप बनानी है तो देन आप इस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन एंड्रॉयड ऑटो आता है। अगर आपने मीडिया सर्विसेज को अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करवाना है देन आप मीडिया सर्विस, अगर आपने मैसेजिंग वगैरह करनी है कि आपका मैसेज सेंड हो, रिसीव हो और चैटिंग वगैरह करवानी है तो देन आप मैसेजिंग सर्विसेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम एंड्रॉयड थिंग्स को देखते हैं। एंड्रॉयड थिंग्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्टी एक्टिविटी है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को खुद से कस्टमाइज करना है कि सारी की सारी चीजें आपने खुद से बनानी है तो देन हम एम्प्टी एक्टिविटी को भी यूज कर सकते हैं। व्हेनेवर हम इन एक्टिविटीज को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब एंड्रॉयड स्टूडियो हमें इतना ज्यादा काम कर कर दे रहा है तो देन हम वही काम दोबारा से इतनी मेहनत लगाकर क्यों करें। तो बेहतर है आप इसी में से किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लें।
अभी तक एंड्रॉइड स्टूडियो में यही चीजें आई हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो अपनी अपडेट्स डालता रहता है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो की और फर्दर अपडेट्स में ये चीजें इंक्रीज भी हो सकती हैं। तो देन मैं आपको फर्दर जिस तरीके से अपडेट्स होती रहेंगी उसके बारे में भी सिखाता रहूंगा। तो फिलहाल हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने एम्प्टी एक्टिविटी को यहां से लेना है। यहाँ पे सिंपली हमने क्लिक कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू यूजर इंटरफेस आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं यूआई बोलूंगा इस चीज को, मतलब हमारे पास स्क्रीन में कुछ भी नजर आ रहा है तो उसको हम यूजर इंटरफेस, मतलब कि यूजर कुछ भी देख रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माई एप्लीकेशन आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लर्न विद नीटरूट्स। ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है। जिस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके नीचे ये चीज आ रही है, ठीक है। साइकिल बिन का ये नीचे आ रहा है। तो ये भी आपके जब फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपकी ऐप के आइकन के नीचे ये चीज, ये नाम लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है। अगर आप खुद से अपनी फर्स्ट ऐप बनाना चाह रहे हैं तो आप वहां पे कोई नाम भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास पैकेज नेम आता है। पैकेज नेम आपने रखते हुए बहुत ही ख्याल रखना है। जो मैं बातें कह रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये पैकेज नेम आपकी ऐप की आइडेंटिटी है। मतलब प्ले स्टोर पे आपने एप्लीकेशन को अपलोड करना है तो देन आपका ये पैकेज नेम वहां पे कंसीडर होगा। आपने अपनी ऐप को प्ले स्टोर पे अपलोड करने से पहले प्ले स्टोर की सर्च बार में जाना है और वहां पे इस पैकेज नेम को पेस्ट करके देख लीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर पे होता कुछ ऐसा है कि आपके पैकेज नेम को चेक किया जाता है। अगर इस तरीके का पैकेज नेम प्ले स्टोर में पहले से है तो देन आपकी एप्लीकेशन वहां पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये आपने बहुत ध्यान से रखना है। फर्स्ट में हमारे पास कॉम या सी कुछ ऐसी चीज आती है। बेटर प्रैक्टिस है कि आप कॉम ही लिखें। सेकंड में डोमेन नेम और एंड पे हमारे पास हमारी ऐप का नाम आ रहा होता है। देन यहाँ पे थर्ड में हमारे पास लोकेशन आती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को सेव कहां पे करवा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन में हम कोई भी पाथ दे देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर जगह पे सेव हो जाए, क्योंकि हमने फर्दर दोबारा भी ओपन करनी होती है तो ओपन करने में आसानी रहे। तो सिंपली मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करवा देता हूं। उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लैपटॉप का नाम, देन डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा ऐप के नाम से। और यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, जावा और कोटलिन, हम दोनों में मोबाइल ऐप को बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जावा को यूज कर रहा हूँ। लैंग्वेज को सेट करने के बाद हमारे पास मिनिमम एपीआई लेवल आ रहा है। किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते वक्त उसके एपीआई लेवल को आपने बहुत ही ध्यान से चूज करना है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, पाई, क्यू। यहाँ पे हमने API लेवल 16 को सिलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब यह है कि API 16 के ऊपर वाले जितने भी ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं इनके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, हमने API 16 को सिलेक्ट किया है और हमारी अप्रोक्सीमेटली 99.6% कस्टमर को हम हिट कर रहे हैं। इसमें होगा कुछ यूं कि आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कंपनी के लिए बनाएंगे और कंपनी ने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल देना है। प्ले स्टोर से आपकी एप्लीकेशन को सभी के सभी यूजर्स डाउनलोड कर सकते हैं और वो डाउनलोड करने के बाद एटलीस्ट उनका फोन अगर जेली बीन है तो उनके ऊपर एप्लीकेशन रन होगी। अगर उससे छोटी है, मतलब आइसक्रीम सैंडविच है, उनके फोन पे एप्लीकेशन नहीं चलेगी। पर कोई भी बंदा एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है तो इतना पुराने वाला फोन कोई भी नहीं यूज कर रहा। अब लेटेस्ट आ चुके हैं तो इस टाइम हमारी टारगेट मार्केट 99.6 जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 है। आपने एप्लीकेशन बनाने से पहले इस चीज को जरूर देखना है। देन यहाँ से सिंपली आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आना शुरू हो गई है। हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो यहाँ पे बिल्ड हो रही है। कुछ प्रोसेसेस वगैरह चलेंगे हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं सिंक्रोनाइज हो रहा है, कॉन्फ़िगर हो रही हैं चीजें, लोड हो रही हैं। ये सभी की सभी चीजें बिल्ड हो जाएंगी और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आएगी, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक पे जाएगी। तो देन आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमने जैसे ही प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं कि लर्न विद नीटरूट्स के नाम से एक फोल्डर बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में हमारी ऐप की सभी फाइल्स आ गई हैं। हमने एक एक्टिविटी को सिलेक्ट किया था, एम्प्टी एक्टिविटी। जब भी हम कोई न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो एक उसकी XML फाइल होती है और एक उसकी जावा फाइल होती है। जावा में बेसिकली हमारे पास एक क्लास होती है और फर्दर यहाँ पे हम काम करते हैं। यहाँ पे आप सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity main r है। एक्टिविटी मेन इसकी XML फाइल का नाम है। इससे होगा ये कि हम इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ इस फाइल का बैकएंड कोड करेंगे। तो XML के बारे में मैं आपको बताता चलूं। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे
डिज़ाइन आ रही होती है। स्टूडेंट्स, मैं ट्यूटोरियल को बना रहा था तो बीच में ही एंड्रॉयड स्टूडियो की एक अपडेट आ गई, तो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया, मीन्स दैट कि इसकी कलर स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सबसे पहले आप टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले वाइट आ रहा था तो अब ब्लैक आना शुरू हो गया है। और देन यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिल रहा था डिज़ाइन और टेक्स्ट का, ठीक है। तो डिज़ाइन और टेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं आ रहे, तो वो यहाँ पे चले गए हैं। ये देख सकते हैं कि 1 2 3 ये 3 आइकन्स आ रहे हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तभी आप डिज़ाइन और टेक्स्ट में मूव कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिंपल कोड चाहिए, इस पर क्लिक कर लें। आपको डिज़ाइन के साथ कोड चाहिए तो इस पर क्लिक करें। अब अगर सिंपल आपको डिज़ाइन चाहिए तो देन आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, सारे ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि डिज़ाइन टेक्स्ट यहाँ पे ही आएगा, लेकिन आपने यहाँ से स्विच कर लेना है। नीचे कमेंट नहीं करने कि ये क्या हो गया है। तो इससे पहले तक जो एंड्रॉयड स्टूडियो में काम हो रहा था, मीन्स दैट डिज़ाइन और टेक्स्ट यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन आप न्यू अपडेट पे यहाँ पे आ गए हैं। देन जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट अपडेट में यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया है। बाकी जितना भी काम है बाकी तकरीबन सेम काम है। और आप देख सकते हैं कि इसका ये आइकन भी चेंज हो गया। अब ये आइकन देखें, आइकन का कलर भी अब चेंज हो गया है। सिंपल ये थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, ये आपने पूरे ट्यूटोरियल को देखते हुए माइंड में रखनी है। तो जब मैं यहाँ पे डिजाइन और टेक्स्ट में स्विच यहाँ से करूंगा तो आपने यहाँ से स्विच करना है। डिजाइन में काफी ज्यादा चीजें हैं, यहाँ पे सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना है और आपका एप्लीकेशन की लेआउट बनती जाएगी। XML की मैं आपको रन टाइम एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको पता चल सके कि XML हमारे पास कैसा होने वाला है। मैं एक अपने फोन पे ऐप हो रहा हूं। XML में हम सारी की सारी डिजाइनिंग करेंगे। इसमें हमने ये बताना है कि फोटो किस जगह पे लगेगी, एडिट व्यू किधर लगेगा, बटन किधर लगेगा और दूसरी फोटोज कहां पे लगेंगी, टेक्स्ट व्यू कैसे लगेगा। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे करनी है। XML पे हम दोबारा से आएंगे, लेकिन उससे पहले ये साइड पे कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। इन फोल्डर्स में से सबसे ज्यादा हम जावा और ये रिसोर्सेज, इन 2 फोल्डर्स को यूज करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह काफी ज्यादा बन जाए और आपको ठीक से नजर आए। तो ये आप देख सकते हैं जावा के फर्स्ट पे आपके पास जो हमने पैकेज नेम दिया है वो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे। ये एंड्रॉयड टेस्ट के लिए है और ये सिंपल टेस्ट के लिए। तो इन दोनों को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको इसके बारे में सीखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पैकेज में एक और फर्दर फाइल आ रही है। ये हमने मेन एक्टिविटी हमारी जावा क्लास आ रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसी क्लास ओपन हो जाएगी। आपने जितनी भी जावा की फाइल, जितनी भी बैकएंड का काम आपने करना है, जितनी भी आपकी क्लासेस क्रिएट होंगी तो आपने वो इस पैकेज नेम पे क्रिएट करनी है और जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। देन उससे पहले हमारे पास आता है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है। मैनिफेस्ट में सारे की सारी एप्लीकेशन मैनेज होती है। स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे आता है पैकेज नेम और मैनिफेस्ट के अंदर हमारे पास ये पूरी एप्लीकेशन आ रही है। ये साइड वाला यहाँ पे माइनस का बटन था, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया था। वो मैंने इसलिए किया था आपको पता चले कि ये एक टैग के अंदर ही सारी चीजें आ रही हैं। इसको मैं ओपन कर देता हूं। ये देख सकते हैं कि इसका आइकन आईसी लॉन्चर है, मिप मैप के अंदर है। मिप मैप आपका ये वाला फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर आपकी एप्लीकेशन का आइकन होगा। और मैं आपको बाय डिफॉल्ट दिखा दूं कि बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके का आइकन देता है। कुछ इस तरीके का आइकन बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास, ये एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफॉल्ट देता है। इसको हम चेंज करना भी अभी सीखेंगे। देन एक थीम होता है, किसी भी एप्लीकेशन का आपने थीम देना होता है। फिलहाल आप सिंपली इसके बारे में देख लीजिए कि थीम होता है, बस इतना देखिए। हम पूरे कोर्स में इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। देन एक्टिविटी हमने जो क्रिएट की थी उसका नाम और उसके अंदर एक इंटेंट फिल्टर लगा हुआ है। इंटेंट फिल्टर हमारे पास एक कुछ ऐसा इंटेंट है, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपने जिस एक्टिविटी को दिखाना है तो उसमें आप इंटेंट फिल्टर को यूज करते हैं। उसमें मेन और लॉन्चर ये 2 चीजें होती हैं, और भी फर्दर चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल आप इन्हीं के बारे में ही सीखें। देन ये हमारा मैनिफेस्ट का फोल्डर हमारा हो गया। अब जावा का भी फोल्डर हमारा हो गया। अब रह गया रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है ड्राइबल। एप्लीकेशन में हम जितनी भी इमेजेस को यूज करते हैं, उसके अलावा जितने भी ग्रेडियंट को यूज करते हैं, और उसके अलावा कोई हमने शेप बनानी है, कॉर्नर बनाना है, रेक्टेंगल शेप बनानी है, सर्कल शेप बनानी है, इस तरीके का जो भी हम काम एप्लीकेशन में करने वाले हैं वो सारे का
सारा काम ड्राइबल में होगा। और उसके अलावा अगर कस्टम टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, कुछ ऐसी चीज भी बनानी है तो वो भी ड्राइबल के अंदर ही आएगी। उसके बाद हमारे पास लेआउट्स आती हैं। लेआउट्स मतलब आपकी एप्लीकेशन दिखेगी कैसी है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्टिविटी मेन आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। ये आपको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे एक हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगी, उसमें मल्टीपल लेआउट्स हो सकती हैं। एक एप्लीकेशन में आप देख सकते हो कि मल्टीपल लेआउट्स होती हैं, तो यहाँ पे एक से ज्यादा फाइल्स फर्दर हम बनाते जाएंगे। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि आपकी यहाँ पे लेआउट्स के अंदर कुछ इस तरीके की फाइल्स होने वाली हैं। अब यहाँ पे हमारे मिप मैप आ गया है। तो मिप मैप एंड्रॉइड स्टूडियो का एक फोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल हमारे पास इमेजेस होती हैं। डिफरेंट फोन्स में डिफरेंट किस्म का थीम लगा होता है। ये देखिए मेरे फोन में राउंड सिलेक्टेड है, तो सारे के सारे आइकन बाय डिफॉल्ट राउंड आ रहे हैं। और कहीं पे कुछ इस तरीके का आइकन होता है, ठीक है। कईयों पे बिल्कुल स्क्वायर किस्म का होता है, कईयों पे रेक्टेंगल होता है, और हर जगह पे डिफरेंट टाइप का आइकन होता है। और लैदा रेजोल्यूशंस के आइकन की पिक्चर्स यहाँ पे आ जाती हैं। मिप मैप में आपकी एप्लीकेशन का लोगो आने वाला है, वो भी सभी फोन्स के लिए, हर वेरिएंट के लिए। तो हम इस ट्यूटोरियल में एक ऐप को भी डेवलप करने वाले हैं। जब हम उस ऐप को डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉन्चर आइकन को चेंज कर सकते हैं, और उसकी बेटर प्रैक्टिसेस भी आपको बताऊंगा। तो आप एक ही आइकन को सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सभी किस्म के फोन्स के लिए जनरेट कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं। वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हमारे पास कलर्स आने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये 3 कलर आ रहे हैं, कलर प्राइमरी डार्क और कलर एसेंट। जब भी हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें बाय डिफॉल्ट ये 3 कलर्स ही मिलते हैं, जिसका HTML कलर कोड उसके बीच में होता है, और देन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज भी करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ रही हैं, आपकी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ रहा है लर्न विद नीटरूट्स टेक। और आप प्रोजेक्ट में किसी भी जगह पे कोई भी टेक्स्ट यूज करेंगे, आपको पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये बेटर प्रैक्टिस होती है। व्हेनेवर आप किसी टेक्स्ट को डायरेक्ट भी वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन उस पे एक वार्निंग आएगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अब हम बात करते हैं स्टाइल्स के बारे में। यहाँ पे अभी तक एक स्टाइल आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन का थीम आ रहा है। हमने लर्न विद नीटरूट्स टेक के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई है। अब हम उस एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे, क्योंकि रन करने से होगा कुछ यूं कि आपको आउटपुट नजर आएगी। जब आउटपुट नजर आएगी तो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने का इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। एंड्रॉयड ऐप को रन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम अपने एंड्रॉयड फोन को अपने लैपटॉप या सिस्टम के साथ करके उस पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह कि हम एमुलेटर पे अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। हम दोनों के बारे में अब सीखते हैं। तो रन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यह एक ग्रीन आइकन नजर आ रहा है। मैंने फिलहाल अपने फोन को कनेक्ट कर लिया है। फोन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अपने एंड्रॉयड फोन को लीजिए, डाटा केबल के थ्रू अपने फोन को कनेक्ट कर लीजिए और अपने फोन की USB डिबगिंग को ऑन कर लीजिए। USB डिबगिंग ऑन करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप अबाउट फोन में जाएं, वहां पे डेवलपर ऑप्शंस होंगे, उसको अनेबल करें। देन आपके पास USB डिबगिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली आप उसको ओपन कर सकते हैं। आपको समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के टॉप राइट पे आई का बटन आ रहा है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप उस ट्यूटोरियल को देख करके USB डिबगिंग को इनेबल कर लें। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से एमुलेटर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से इतने ज़्यादा एमुलेटर बनाए हुए हैं, लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी एमुलेटर नहीं आ रहा, तो आपने सिंपली ओपन AVD मैनेजर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। देन आपने यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोन आपने सिलेक्ट करना है। फोन के बाद आपने यहाँ से कोई भी API लेवल जिस तरीके की आपको चाहिए तो आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आप उसकी अगर सेटिंग्स वगैरह को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। व्हेनेवर आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्लोन डिवाइस के मतलब आपके फोन के जैसी ये भी एक डिवाइस होने वाली है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि और उसकी स्पेसिफिकेशंस के 8.1 है। सिस्टम इमेजेस का कुछ ऐसा आ जाएगा, API लेवल वगैरह वगैरह। इसको आप नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ
से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका आर्टिफिशियल फोन ओपन हो तो स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट मोड में ही आना चाहिए, क्योंकि हम फोन ज्यादातर पोर्ट्रेट मोड में यूज करते हैं। तो सिंपली हम इसी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसकी ग्राफिक्स वगैरह की सेटिंग्स आप देख लीजिए। वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट बेहतरीन आ रही हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश कर देंगी तो आपकी एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं इन सभी चीजों को क्लोज करता हूँ। उनके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन वर्चुअल डिवाइस हो सकता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो हमें एक वर्चुअल डिवाइस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल डिवाइस को जाकर एवीडी मैनेजर से डाउनलोड करना होता है। यह दिखने में तो फोन की तरह ही होती है, लेकिन ये बिल्कुल आर्टिफिशियल होती है। और इस स्टूडेंट्स एमुलेटर को हम सिस्टम या लैपटॉप के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसको बाहर लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फोन का तो आपको अंदाजा है कि किस तरीके से यूज करते हैं। ये डिवाइस आपके सिस्टम में ही आएगी, देन आप माउस के थ्रू इसको यूज करने वाले। तो इस पे भी हम एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वर्चुअल डिवाइस क्या होती है। पहले हम अपनी एप्लीकेशन को एमुलेटर पे रन करके देखते हैं, देन हम अपने फोन पे रन करके देखेंगे। तो पहले हम अपनी ऐप को एमुलेटर पे रन करके देखने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल एमुलेटर्स मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, बल्कि आपने जो डाउनलोड किया है वो सिलेक्ट कर लीजिए और ग्रीन आइकन पे क्लिक करके रन कर दीजिए। जैसे ही मैंने रन किया है तो ये देखिए एक फोन की तरह का फोन आना शुरू हो गया है। ऊपर एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, तो नीचे आप देख सकते हैं काफी प्रोसेसेस वगैरह चल रहे हैं। तो जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये रन इस तरीके से ही होती है कि पहले सारी की सारी बिल्ड होती है, देन ये स्टार्ट होती है। देख सकते हैं आपका फोन स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जिस तरीके से फोन होता है। ये देखिएगा नीचे जब पूरी की पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो तब एप्लीकेशन भी रन हो जाएगी। अभी तक हमने एप्लीकेशन पे वैसे किया कुछ नहीं है, सिंपली हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था और ये एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। देखिएगा अब एप्लीकेशन रन हो चुकी है, तो हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा था वो आ रहा है, ऊपर एप्लीकेशन का नाम आ रहा है। अब हम इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। देखिए क्लोज करने का भी वही तरीका जो एंड्रॉइड पे होता है। तो अब हम एमुलेटर के थोड़ा अंदर जान के देख लेते हैं कि अंदर से दिखने में कैसा है। सारी की सारी एप्स यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, तो इसको यूज करना बिल्कुल ईजी है। जैसे आप फोन को यूज करते हैं वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके साइड्स पे कुछ बटन आ रहे हैं, इससे आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में भी इसे चेंज कर सकते हैं। और इस डिवाइस का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से करना है, सिंपली आपने एक कॉर्नर से इसको पकड़ना है और इसको अगर बड़ा करना है तो आप एक्सपेंड कर दीजिए, व्हेनेवर श्रिंक कर सकते हैं आप। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस तरीके से इस एमुलेटर को चाहते हैं यूज करें। एमुलेटर एक काफी ज्यादा हैवी चीज है, तो ये आपके फोन की काफी ज्यादा मेमोरी लेती है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर लेती है। तो इसलिए आप इस पे एप्लीकेशन को ना रन करें। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फोन पे रन करें, और फोन पे हमारी ज्यादा मेमोरी भी नहीं लगेगी और वो बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एमुलेटर पे यूज करते हैं तो देन आप साथ में अगर क्रोम ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपके सिस्टम की रैम 8 GB से कम है या SSD आपके कंप्यूटर में नहीं लगी हुई, तो देन बहुत ज्यादा मसला होगा। देन आपका एमुलेटर हैंग करेगा और क्रैश भी कर सकता है, साथ में आपका एंड्रॉइड स्टूडियो भी क्लोज हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है आप अपने फोन को ही यूज करें। एमुलेटर पे एप्लीकेशन को रन कर लिया है, अब हम फोन पे अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। अपने फोन की USB डिबगिंग ऑन कर लीजिए और अपने फोन को डाटा केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लें। मैंने अपने फोन को कनेक्ट कर लिया है, तो सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा फोन कनेक्ट है। तो इसी तरह आपके फोन का मॉडल भी यहाँ पे या जो भी उसका नाम है यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसका ग्रेडल बिल्ड होता है। तो आप याद कर लीजिए कि आपकी ऐप का ग्रेडल स्क्रिप्ट में APK बनता है। ग्रेडल बिल्ड होकर उसका एक APK बन जाता है। जब आप ऐप को रन करते हैं तो उस ऐप का APK आपके फोन में जाकर के इंस्टॉल हो जाता है, फिर आपकी बनाई हुई एप्लीकेशन आपके फोन पे विजिबल हो जाती है। तो ये देख रहे हैं तकरीबन लॉन्चिंग एक्टिविटी, और मैंने फोन आप स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा अभी ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। एप्लीकेशन रन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ये आपने टाइम इसको जरूर देना है। डिफरेंट सिस्टम्स में ये एप्लीकेशन रन होने में डिफरेंट टाइम ले सकती है। यह आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है कि उसकी रैम कितनी है और प्रोसेसर कितनी है। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी रैम और प्रोसेसर होगा, ये ग्रेडल
उतनी ही जल्दी बिल्ड हो जाएगा। एज कम्पेयर टू एमुलेटर ये फोन पे जल्दी बिल्ड हो जाती है। ये देखिए साथ ही एप्लीकेशन रन हो चुकी है। सबसे ऊपर ये चीज जो नजर आ रही है इसको आप टूल बार बोलते हैं, लर्न विद नीट रूट स्टैक जिस पे लिखा हुआ आ रहा है। और बैकग्राउंड पे मैंने कुछ कलर्स ओपन किए हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट कलर आ रहे हैं। ये देखिएगा कलर प्राइमरी डार्क कलर आपका ये देखिएगा स्टेटस बार में आ रहा है। ये ऊपर आप देख सकते हैं स्टेटस बार जहां पे आपका टाइम और सिग्नल और बैटरी वगैरह शो होती है, और इसका कलर प्राइमरी डार्क में जो भी कलर होगा ये ऊपर आ जाएगा। देन टूल बार आ रही है, टूल बार ये वाली चीज है जिसमें लर्न विद नीट रूट स्टैक लिखा हुआ आ रहा है, और कलर प्राइमरी में जो कलर होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। यह हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन इस टाइम बन चुकी है और सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये देख सकते हैं कि ये हमने अभी तक एक ही एक्टिविटी बनाई है और इसके सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा था, तो हमने बिल्ड करा है तो वही हमारे पास आउटपुट आना शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप को रन कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन जरूर लिख दें ताकि आप भी नीट रूट्स की फैमिली का हिस्सा बन सकें, और मुझे ये भी पता चल जाए कि किस किस स्टूडेंट ने अपनी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप को रन करना सीख लिया है। यह तो सिंपल मैंने आपको दिखाया कि एप्लीकेशन रन कैसे होती है और आपकी एक्टिविटी लॉन्च हो गई। बिल्ड ग्रेडल स्क्रिप्ट ये एंड्रॉयड स्टूडियो में बिल्ड इन आता है और ये ओपन सोर्स है। इसमें होता कुछ यूं है, अभी हमने एप्लीकेशन को बिल्ड किया था तो ग्रेडल हमारा बिल्ड होना शुरू हो गया था। ग्रेडल बिल्ड होने का मतलब कि हमारा ग्रेडल में एक छोटी सी फाइल बनती है, वो हमारे फोन में जाती है और खुद ब खुद एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। तो उसका जो भी काम हो रहा है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट कर रहा है, मतलब कि हमारे एपीके को बनाने का काम ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर में और मल्टीपल फाइल्स हैं, सारा काम एपीके का यहीं पे होता है। और समटाइम हमें भी फर्स्ट 2 फाइल्स को यूज करना पड़ता है, तो हम इन फ्यूचर इसको भी यूज करेंगे, बाकी इनको तो हमें बिल्कुल यूज करना ही नहीं पड़ेगा। आपके ये सभी के सभी फोल्डर्स और ग्रेडल स्क्रिप्ट ये क्लियर हो गया है। अब ये सामने कुछ आइकन्स आ रहे हैं, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ये सभी के सभी आइकन्स ये जितने भी नजर आ रहे हैं इन सभी के बारे में फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। इनमें से जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस ब्लू आइकन पे जाते हैं। ब्लू आइकन पे गया हूं, मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे डिजाइन ब्लूप्रिंट 2 अलग-अलग ऑप्शन आ रहे हैं, और थर्ड वन डिजाइन प्लस ब्लूप्रिंट आ रहा है, और फोर्थ में आ रहा है फोर्स रिफ्रेश लेआउट। अगर आप अपनी लेआउट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इमेज छुप जाए या कोई टेक्स्ट छुप जाए, तो आपने यहाँ से रिफ्रेश करना है अपनी लेआउट को, तो आपका छुपा हुआ इमेज या टेक्स्ट जो भी होगा वो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हम डिजाइन प्लस ब्लूप्रिंट के बारे में जानते हैं। ये साइड पे प्रोजेक्ट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूं ताकि मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आपने इसे दोबारा लाना हो तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फोल्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसे मिनिमाइज करता हूं ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा आ जाए। ये ब्लूप्रिंट में सिर्फ और सिर्फ हमारे ये व्यूज आते हैं कि टेक्स्ट किधर आ रहा है, इमेज किधर आ रहा है। इमेज ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आएगी, जिस तरीके से आप अपनी कोई भी डीपी लगाते हैं तो वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। उसकी आउटपुट बिल्कुल तस्वीर की तरह यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स बना हुआ आना शुरू हो जाएगा। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अंदर आ सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कलर वाइट ही हमेशा रहेगा, जबकि यहाँ पे आप जो कलर इसमें देंगे तो वो ओरिजिनल कलर यहाँ पे आएगा। ब्लूप्रिंट से हमें पता चलता रहता है कि हमारे व्यू किस किस जगह पे प्लेस है, आया कि उसके इस साइड पे मार्जिन है या नहीं। सेकंड में हमारे पास ये आइकन आ रहा है, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड है। इसको हम लैंडस्केप में करते हैं और यहां से सिंपली डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप अपने लेआउट को लैंडस्केप में बना रहे हैं, जिस तरीके से कोई गेम हो गई, फीफा की गेम होगी या क्रिकेट की गेम होगी, तो देन आप इस तरीके से अपने लेआउट को सेट करेंगे। व्हेनेवर आप पोर्ट्रेट मोड में ही काम करेंगे। बाकी आप यहां से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। व्हेनेवर आप अपने टच पैड से या अपने माउस से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐप थीम्स आ रहे हैं, ये मल्टीपल थीम्स है। आपने डिफॉल्ट जो थीम आ रहा है आपने उसी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एपीआई लेवल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली पिक बेस्ट वाले पे क्लिक करना है, तो जो सबसे बेहतर होगा और सबसे लेटेस्ट होगा
उस API लेवल पे आप काम करना शुरू कर देंगे। ये कंपोनेंट ट्री है। कंपोनेंट ट्री समटाइम आपका हाइड हो सकता है, तो यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज वाले बटन से आपने इस कंपोनेंट ट्री पे क्लिक कर देना है, तो ये कंपोनेंट ट्री आपका आना शुरू हो जाएगा। और ये बाकी जितने भी आपको बटन वगैरह नजर आ रहे हैं, इनके बारे में आपको अभी जानना जरूरी नहीं है। इनके बिना भी आपकी 100% ऐप बन जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ जो यूज करके आपकी ऐप 100% कंप्लीट हो जाएगी और आप किसी भी ऐप को बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमें एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में पता चल गया, उसके फोल्डर्स वगैरह के बारे में हमने बात कर ली। तो अब हम अपने लेआउट को डिजाइन करना सीखेंगे। इस वक्त मैंने XML की फाइल को ओपन किया है, रिसोर्सेज, देन लेआउट और फिर एक्टिविटी मेन .xml की फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया। तो इस जगह पे हम अपनी ऐप को डिजाइन करते हैं। XML की लॉजिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। अब हम इसी पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप कंपोनेंट ट्री देख रहे हैं, इसके अंदर हम लेआउट को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये एक मेन पेरेंट आ रहा है, यहाँ पे हम फर्दर व्यूज को ऐड करवाते रहते हैं। वो जितने भी व्यूज हैं हम मेन पेरेंट के अंदर ऐड करवाते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर ये सारे के सारी डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर होगा कि कौन सा व्यू यहाँ पे लगा हुआ है, कौन सी इमेज व्यू लगी है। तो अभी हम उनको भी लगा कर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि XML के सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको व्यू ग्रुप और व्यूज के डिफरेंस का पता हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब आपको व्यू ग्रुप और व्यूज के डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यू ग्रुप्स के बारे में बताता हूं। व्यू ग्रुप्स के लिए मैं लेआउट्स में आया, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट आ रहा है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम फर्दर व्यूज को ऐड करवा सकते हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर लेआउट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फ्रेम लेआउट और जितनी भी ये लेआउट्स हैं ये व्यू ग्रुप्स हैं। ये लेआउट्स व्यू ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर हम व्यूज को रखवा सकते हैं। सिंपल आप यही फिलहाल याद कर लें। व्यू ग्रुप सिंपल एक व्यू होता है। जिस तरीके से आप इस हेलो वर्ड को देख सकते हैं, हेलो वर्ड एक टेक्स्ट व्यू में लगा हुआ है। अब तक आप ये याद कर लीजिए कि व्यू ग्रुप के अंदर हम व्यूज को रखवा सकते हैं, जबकि व्यू सिंपली एक ही चीज होती है, उसके अंदर फर्दर हम किसी चीज को नहीं रखवा सकते। और इन दोनों चीजों में कॉमन चीज ये है कि हम व्यू ग्रुप को भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करवा सकते हैं और व्यू को भी यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करवाएंगे। तो इस टेक्स्ट व्यू को मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आना शुरू हो गई हैं। सेम यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है, उस पर क्लिक करेंगे, देन उसकी सारी की सारी एट्रीब्यूट्स विजिबल होंगे। तो हम इन एट्रीब्यूट्स पे काम करके अपनी लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये टेक्स्ट व्यू काफी छोटा नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया। तो अब मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके देखने वाला हूँ। तो मैंने ऊपर साइज लिख दिया है, तो ये टेक्स्ट साइज आ रहा है। टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर दूंगा मैं, यहाँ से 36 SP कर देता हूँ। जैसे मैंने 36 SP किया तो ये साइज में काफी इंक्रीज हो गया है। देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। तो बोल्ड के लिए मैं स्टाइल में जाऊंगा, टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे बोल्ड आ रहा है। बोल्ड को सिंपली यहाँ से चेक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड बोल्ड हो गया है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इन सभी के सभी एट्रीब्यूट्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इन सभी एट्रीब्यूट्स को याद नहीं रख सकता। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे जिनको सीखकर हमारा काम चल सकता है और हमें एप्लीकेशन बनाना आ जाती है। अब हम लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग में जो सबसे ज्यादा व्यूज यूज होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताने लगा हूँ। उससे पहले टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देता हूँ। सबसे ज्यादा यूज होने वाले व्यूज टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू और इमेज व्यू है। अगर आपको इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू के एट्रीब्यूट्स की समझ आ गई तो आप किसी भी किस्म की लेआउट को बना सकेंगे। ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, आपने बेसिक्स को अच्छे तरीके से समझना है, तभी आप किसी भी किस्म का डिजाइन रेडी कर लेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये छोटा सा डिजाइन रेडी कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप इसके सभी के सभी एट्रीब्यूट्स को जानने की कोशिश करें। जब आप ये जान लेंगे तो देन आगे मैं एक कंप्लीट ऐप बनाने वाला हूं। तो उस ऐप को बनाने के लिए सारे के सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स पहले ही सिखा रहा हूं, तो आप इन सभी एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक इमेज व्यू लगाता हूँ।
ऊपर मैंने सर्च में लिखा इमेज, यहाँ पे इमेज आ गई। इमेज को आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इधर ड्रॉप करवा लेना है। आपने ड्रॉप करवा लिया है, देन इसमें कोई ना कोई इमेज दे देते हैं। इमेज यहाँ से मैं आईसी लॉन्चर, ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही इमेज पड़ी होती है, सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा और ये इसके अंदर इमेज आना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी विजिबल है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यू इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट। तो मैं अब आपको व्यू को कॉन्स्ट्रेंट करना सिखाने लगा हूँ। सिंपली मैं व्यू पे गया हूँ, वाइट डॉट पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा है, कर्सर को मैंने मूव करता जा रहा हूं और बिल्कुल एज पे जाके मैंने छोड़ दिया है। तो ये देखिएगा कंस्ट्रेंट होकर बिल्कुल राइट पे आ गया, लेकिन फिर भी अभी वार्निंग आ रही है। देन हम इसको यहां से पकड़ेंगे, लेफ्ट राउंड डॉट से पकड़ा और इधर लाकर छोड़ दिया। देन ऊपर वाले राउंड डॉट से पकड़ूंगा और इसको ऊपर लाके छोड़ दूंगा। तो ये देखिएगा इधर से और इधर से दोनों साइड से कंस्ट्रेंट होके ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है और ये ऊपर चला गया है। इसको मैं पकड़ कर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये नीचे आ गया है। तो आप इस तरीके से किसी भी व्यू को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 व्यूज हैं, उनमें से पहले इमेज व्यू, देन टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू। हमने इमेज व्यू को यूज करना सीख लिया है, अब हम टेक्स्ट व्यू को यूज करना सीखते हैं। टेक्स्ट व्यू के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, सिंपली मैंने टेक्स्ट व्यू को पकड़ा है, तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। तो उसके बाद इसको कंस्ट्रेंट करूंगा, कंस्ट्रेंट मैं इसको राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कर दूंगा। इसको सिंपली आपने बांधते जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहा है कि जिस तरीके से आप इसको यहां से पकड़ा और इस साइड से बांध दिया, देन आपने इस व्यू को यहां से पकड़ा और यहां पे बांध दिया। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आप रस्सी पकड़ी है, उस एक गिरा आपने यहाँ पे दे दिया है, एक गिरा यहाँ पे दे दिया है। अब ये व्यू यहाँ से हिल नहीं सकता। सेम आपका इमेज व्यू भी यहाँ से नहीं हिल सकेगा। ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, अब हम इस टेक्स्ट व्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीट रूट्स टेक लिख देता हूँ। थर्ड सबसे ज्यादा यूज होने वाला व्यू एडिट व्यू है। तो एडिट व्यू के लिए आप ऊपर एडिट व्यू लिख सकते हैं। तो एडिट व्यू हमारे पास EDIT इस तरीके से नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आएगा। जब भी आप कोई साइन अप या लॉगिन फॉर्म को फिल करते हैं तो ईमेल या पासवर्ड को लिखते हैं, तो वो उस व्यू को आप एडिट कर सकते हैं। मतलब आप उस पर क्लिक करते हैं, देन ऊपर अपनी ईमेल लिखते हैं या पासवर्ड लिखते हैं। तो सेम ये व्यू ऐसा ही है। तो सिंपली हम यहाँ से प्लेन टेक्स्ट वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देते हैं। अभी सिंपली मैं आपको इन व्यूज के बारे में बताऊंगा और इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा कि इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके आप इन सभी व्यूज को किस तरीके से और खूबसूरत बना सकते हैं और अच्छे से अपनी पूरी लेआउट पे सेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग हमें आती है, ना हॉरिजॉन्टली कॉन्स्ट्रेंट है ना वर्टिकली कॉन्स्ट्रेंट है। तो हमने इसको पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंस्ट्रेंट जरूर करना है। पहले मैंने इसको राइट साइड से पकड़ा और राइट साइड पे कंस्ट्रेंट कर दिया। इसको सेंटर में लाना था तो लेफ्ट साइड से भी कंस्ट्रेंट कर दिया। अब ऊपर इसको मैं पकड़ूंगा और यहाँ से कंस्ट्रेंट कर दूंगा। ऊपर जाके बिल्कुल चिपक गया है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। कंस्ट्रेंट तो करना आ गया है, लेकिन कंस्ट्रेंट को रिमूव करना नहीं अभी तक आपको आया। तो कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए आपने सिंपली इस डॉट पे जाना है और कंट्रोल को प्रेस करना है। ये रेड हो गया है और सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो आपका कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएगा। इस वक्त हमने एक इमेज व्यू, एक टेक्स्ट व्यू और एक एडिट व्यू को कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर रख लिया है और इन तीनों व्यूज को कंस्ट्रेंट भी कर दिया है। तो अब बारी आती है इन पे कुछ एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने की। तो एट्रीब्यूट को अप्लाई करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, नीट रूट्स टेक का आ रहा है तो इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि जितने भी एट्रीब्यूट्स मैं ऊपर अप्लाई करूं वो आपको ठीक तरीके से नजर आए। इसका साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है। जितना भी आप बॉक्स देख रहे हो इसके इन साइड पे अगर मार्जिन देना है तो तब आप पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे, आपके पास आ गई है पैडिंग लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट। ठीक है, आप जिधर जिधर पैडिंग देते जाएंगे उस साइड से
थोड़ा थोड़ा इनसाइड मार्जिन आता रहेगा। लेफ्ट पे हमने दिया है तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। अब टॉप से देते हैं 20 dp का, तो टॉप से भी देखिएगा पैडिंग आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके आप इसको चारों साइड से पैडिंग दे सकते हैं। और अब हम एडिट व्यू के बहुत ही स्पेशल एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। उसके लिए पहले हमने एडिट व्यू को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट किया तो सारे के सारे एट्रीब्यूट आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट को रिमूव कर देना है क्योंकि एडिट व्यू में टेक्स्ट नहीं आता। तो ऊपर सर्च करेंगे हिंट, HINT हिंट लिखेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। हिंट के बारे में मैं आपको बताता चलूं, जब भी आप किसी वेबसाइट या ऐप पे लॉगिन होते हैं तो उस पेज पे एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। जब भी हम ईमेल वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में जितना भी टेक्स्ट आ रहा होता है, जिस तरीके से एंटर योर मेल, एंटर योर नेम, वो गायब हो जाता है और आपका नेम लिखा हुआ आना शुरू हो जाता है। तो हिंट भी कुछ ऐसा ही है। ये सिंपली एक हिंट है। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये बैकग्राउंड से गायब हो जाएगा और उसका टेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू को यूज करना सीख लिया है और देन उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया है। तो अब हम इन्हीं व्यूज को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं। तो हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में एक कैलकुलेटर को डेवलप करने वाले हैं और आप अपने कैलकुलेटर को प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और कैलकुलेटर का हम लॉन्चर आइकन भी साथ में बनाएंगे। कैलकुलेटर आमतौर पे सभी फोन्स में होता है और आपको पता है कि कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करते हैं, उसके यूजर इंटरफेस के बारे में भी पता है। देन उसमें होता कुछ यूं है कि आप फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, देन सेकंड वैल्यू को लिखते हैं, देन कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शन उसमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शंस हैं। तो अब से आप एंड्रॉयड का कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे बल्कि अपना बनाया हुआ कैलकुलेटर यूज करेंगे और आप उस कैलकुलेटर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपका बनाया हुआ कैलकुलेटर यूज करना शुरू कर दें। और फर्स्ट ऐप कैलकुलेटर भी हम इसलिए बना रहे हैं कि ये ऐप को आप यूज भी कर सकें और इस ऐप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको है कि किस तरीके से आप एक कैलकुलेटर को यूज करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो न्यू ऐप के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहा हूं और प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए आप फाइल में गए और यहां से सिंपली आपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, ये यहां पे आना शुरू हो गई है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को। सिंपली उसके लिए वही तरीका जो हमने पहले यूज किया, हम एम्प्टी एक्टिविटी को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे नीट रूट्स कैलकुलेटर लिख देते हैं। आपका जो दिल करे यहाँ पे नाम लिख लीजिए क्योंकि आज अपना फर्स्ट कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। कैलकुलेटर को चूज करने की वजह मैं आपको बताता चलूं कि इसकी बैकएंड कोडिंग भी बहुत इजी है और बिगिनर्स के लिए भी इसको समझना बहुत इजी है। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया है और मेरा ये एम है आज की वीडियो का कि आपकी बेसिक 100% क्लियर हो जाए, तो जिसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और तो हमने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद वही हमारे पास यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने सब्र करना है क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। स्टूडेंट्स, हमने न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है और नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये दो फाइल्स आना शुरू हो गई हैं, एक XML की फाइल और एक मेन एक्टिविटी की फाइल। तो हम फर्स्ट ऐप में कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं। कैलकुलेटर को मैंने इसलिए चूज किया कि एटलीस्ट हर बंदे ने कैलकुलेटर को यूज किया होता है, उसको पता होता है कि कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं। वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और भी काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है तो मैं इसमें सिंपली ये 4 फंक्शंस को परफॉर्म करूंगा जिसमें ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड होगा। मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप दे रहा हूं कि जिसके बाद आप अपनी एप्स खुद ब खुद बनानी शुरू कर देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहले हम अपनी ऐप को डिजाइन करेंगे कि हमारा कैलकुलेटर दिखेगा कैसा। तो स्टार्टिंग में कंस्ट्रेंट लेआउट आ रही है, इसके बारे में मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। तो हम टेक्स्ट में जाते हैं, इसको लीनियर लेआउट के नाम से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अब हम कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह लीनियर लेआउट को यूज करेंगे। लीनियर लेआउट में सिंपली हम ओरिएंटेशन देंगे और जिस तरीके की हम ओरिएंटेशन देंगे उसी तरीके से व्यू सेट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे व्यूज को कंस्ट्रेंट भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यू आपका एक व्यू के नीचे दूसरा व्यू, देन थर्ड व्यू उसके नीचे आता रहेगा। अगर आप उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करेंगे देन लेफ्ट टू राइट आपके व्यूज सेट होते रहेंगे। सिंपली हमने ओरिएंटेशन इसकी
वर्टिकल लिख देनी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो कुछ इस टाइप में व्यूज अलाइन होंगे। अगर वर्टिकल लिख रहे हैं देन इस डायरेक्शन में हमारे पास व्यूज अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं लीनियर लेआउट के बारे में वीडियो डाल चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहां लीनियर लेआउट के बारे में डिटेल से पढ़ लें। तो मैंने रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, इनके बारे में अभी तक काफी कुछ सिखा दिया है। सिंपली आपने वहां पे जाके लीनियर लेआउट के बारे में पढ़ लेना है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट के साथ चेंज करने के बाद हमने ओरिएंटेशन को सेट की और अब हम इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव करेंगे और फिर डिजाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर आप अपने लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या किसी कंपनी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं कि किस जगह पे यूजर वैल्यू इंसर्ट करवा सकेगा और किस तरीके से उसको आंसर मिलेगा। यहाँ पे हम अपने कैलकुलेटर को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हम एक इमेज को यूज करेंगे। तो इमेज के अंदर हम कैलकुलेटर का लोगो रखवा देंगे। तो लोगो भी हम प्यारा सा चूज करेंगे। उसके बाद हम 2 एडिट व्यूज लेंगे। उन एडिट व्यूज के अंदर यूजर अपनी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिखेगा। देन हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। टेक्स्ट व्यू के अंदर यूजर का रिजल्ट आएगा कि यूजर ने 2 वैल्यूज दी हैं, तो उनका रिजल्ट हम टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करवाएंगे। और नीचे हम एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इन चारों के बटन्स लगा देंगे कि यूजर ने जो वैल्यू डाली है देन किसी बटन पे क्लिक करेगा तो उसका आंसर टेक्स्ट व्यू में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको सिनेरियो सारे का सारा समझा दिया है, तो अब भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक कैलकुलेटर का लोगो डालेंगे। उसके लिए हमें गूगल पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सर्च में जाकर ये फ्लैट आइकन वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा। मुझे ये लोगो सामने नजर आ रहा है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। उससे पहले आपने लोगों को सर्च कर लेना है। वो एक गायब हो गया, तो मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा सर्च यहाँ पे कैसे करते हैं। कैलकुलेटर सिंपली यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर का लोगो आना शुरू हो जाएगा। काफी ज्यादा लोगोस हमारे पास यहाँ पे आएंगे। फिलहाल ये सभी के सभी ब्राउज हो रहे हैं, तो अभी हमें विजिबल हो जाएंगे। हाँ, ये विजिबल हो गया। तो मुझे ये लोगो काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे मल्टीपल लोगो हैं, काफी किस्म के लोगोस हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है। मैंने इस पे क्लिक किया तो थोड़ा सा ब्राउज होने के बाद यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे PNG में हम लेंगे। हमें इमेज थोड़ा सा बड़ा चाहिए। PNG हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके साइड पे यहाँ पे फजूल सा वाइट कलर या डिफरेंट टाइप्स के कलर नहीं आ रहे होंगे, तो ये लेआउट में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे 256px का डाउनलोड कर रहा हूँ। सिंपली कैलकुलेटर हमारे पास डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो उससे पहले मैं क्रोम को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेमोरी लेता है। इस कैलकुलेटर पे आए, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे। आप Ctrl+C करके कॉपी भी कर सकते हैं, वैसे ये ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। तो ड्राइबल में गए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम जितनी भी इमेजेस होने वाली हैं वो यहाँ पे रखेंगे। तो calculator.png के नाम से हमने इमेज को रख दिया। यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके का आप नंबर्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज व्यू को यूज करने वाले हैं। इमेज व्यू को मैंने यहाँ से ड्रैग करा और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमें नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने इमेज का नाम कैलकुलेटर ऊपर मैंने सर्च किया, यहाँ पे इमेज आ गई है, इसको ओके कर देंगे। तो इमेज हमारे पास आना शुरू हो गया है। इसकी विड्थ हम कुछ 140 dp दे देते हैं और इसकी 140 dp साथ में आपने जरूर लिखना है, क्योंकि डायमेंशंस हैं 120 dp। हाइट और विड्थ इसकी हमने 140 और 120 कर दी है और हम चाहते हैं कि इमेज बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो आपने लेआउट ग्रेविटी का एट्रीब्यूट यूज करना है। यहाँ पे आए और ग्रेविटी को आपने सेंटर में चेक कर दिया, ये सेंटर में आना शुरू हो गया। हम चाहते हैं कि ऊपर से थोड़ा मार्जिन भी आ जाए। फर्स्ट हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे मार्जिन लिखा। मार्जिन लिखने के बाद मार्जिन हमें टॉप से देना है, तो दे देंगे 40 dp। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में अगर हमने इमेज व्यू या किसी व्यू को नीचे लेकर आना था तो हम उसको माउस से पकड़ते थे और नीचे की तरफ ले आते थे, लेकिन लीनियर लेआउट में आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आपने मार्जिन को यूज करना है। तो मैंने लेआउट मार्जिन 40 dp दे दिया है, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि 40 dp से कुछ इतना इमेज हमारा नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूं। तो आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे 10 dp 20 dp 30 dp मार्जिन देकर देखना है कि वो कितना होता है, आया कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कि नहीं।
इमेज व्यू को तो हमने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट को यूज करेंगे। एडिट टेक्स्ट का मतलब है कि यूजर उसको एडिट कर सकता है। जिस तरीके आप लॉगिन फॉर्म पे जाते हैं तो स्टार्टिंग में ईमेल आ रहा होता है कि राइट योर ईमेल या एंटर ईमेल, उस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। एडिट व्यूज हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा। एक एडिट व्यू होता है, एक एडिट टेक्स्ट होता है और दूसरा हमारे पास टेक्स्ट व्यू होता है। टेक्स्ट व्यू पे सिंपली आप डाटा को देख सकते हैं, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। यूजर से वैल्यू लेने के लिए अब हम दो टेक्स्ट व्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे क्योंकि यूजर से हमने नंबर राइट करवाने हैं। तो नंबर हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यूजर को नंबर्स वाला कीबोर्ड डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं लेकिन आपने सिंपली नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है। नंबर वाले एडिट टेक्स्ट को आपने इसलिए चूज करना है, जब हमारा यूजर इस एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसे जो कीबोर्ड नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे नंबर वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास नुकसान ये होगा कि वहां पे अल्फाबेट्स वाला कीबोर्ड आना शुरू हो जाएगा और यूजर किसी ना किसी अगर अल्फाबेट को ऐड कर देता है तो देन आपको एंड्रॉइड स्टूडियो एरर देगा। हमने यूजर से वैल्यूज लेने के लिए दो एडिट टेक्स्ट को इंसर्ट करवा लिया है। तो अब हमें रिजल्ट चाहिए कि उन दोनों एडिट टेक्स्ट में जो भी आएगा उसको हम एडिशन या डिवाइड तो करवा देंगे, लेकिन उसका हमें रिजल्ट भी कहीं ना कहीं शो करवाना है। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू को यूज करेंगे और हम 4 यहाँ पे बटन ले लेते हैं। देन इनको मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा। इनको यूज कैसे करते हैं, सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें पहले सभी चीजों को, देन हम इनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। लीनियर लेआउट वर्टिकल हम यूज कर रहे हैं तो सभी की सभी चीजें एक दूसरे के नीचे आती जा रही हैं। यही लीनियर लेआउट वर्टिकल की ब्यूटी है कि इसमें हमें चीजों को पकड़ पकड़ के इधर उधर नहीं करना पड़ रहा। इधर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में हमें इन सभी को यूज करना पड़ रहा था कि हम इधर से पकड़ते थे, इधर बांधते थे, फिर इधर से पकड़ के इधर ऊपर नीचे करना पड़ना। तो इसके लिए मैंने लीनियर लेआउट को यूज किया है। तो फर्स्ट में इमेज हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आ गया है। ये एडिट टेक्स्ट फर्स्ट में आ रहा है, इसको मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे देते हैं। मार्जिन इसका टॉप से तकरीबन हम 10 dB दे देते हैं कि इमेज से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो ये साथ ही देखिए इधर हमने 10 dB करते गए हैं और ये नीचे आ गया है। हमारी लेआउट में इमेज को छोड़कर बाकी नीचे वाले जितने भी व्यूज हैं उनके दरमियान में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, वो बिल्कुल एक दूसरे में दंसे हुए हैं। तो अब हम इन सभी व्यूज को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इन सभी का मार्जिन दे देंगे। तो सभी व्यूज को एक साथ सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप शिफ्ट को प्रेस करके डाउन की को भी प्रेस कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरे तरीके में आपने कंट्रोल की को प्रेस करे रखना है और आपने जिस जिस व्यू को सिलेक्ट करना है उस पे सिंपली आपने माउस के जरिए क्लिक करते जाना है। तो इस तरीके से आपके व्यूज सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम लेआउट मार्जिन में गए और मार्जिन टॉप सभी का 5 dB दे देते हैं। जैसे ही हमने 5 dB मार्जिन दिया है तो देखिए सभी का थोड़ा थोड़ा मार्जिन आना शुरू हो गया है। अब हम मेन लीनियर लेआउट के साइड पे मार्जिन देंगे तो उससे हमारा लेआउट और भी अच्छा दिखने लग जाएगा। तो इसका मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं क्योंकि इस साइड से और इस साइड से मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बटन थोड़ा सा आगे हो जाए, उधर से लेआउट भी थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए। तो लेफ्ट हमारा इस साइड पे आ रहा है तो हम मार्जिन लेफ्ट देंगे। ये दे देते हैं कुछ 30 dB और राइट से भी 30 dB दे देते हैं। अभी लेआउट कुछ थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में हो गया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कि एक एक व्यू को सेट करते जाएंगे। एडिट टेक्स्ट में हम आए हैं, ये इसको मैंने यहाँ पे क्लोज करा दी हैं क्योंकि फिल्टर्ड एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे थे। अब हमें सभी के सभी एट्रीब्यूट्स चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास हिंट का आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, हमने यूजर से एक फर्स्ट वैल्यू लेनी है, देन एक सेकंड वैल्यू लेनी है। हमने फर्स्ट वैल्यू लिखा है तो ये हिंट नजर आना शुरू हो गया है। ये टेक्स्ट नहीं है, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो हिंट यहाँ पे सेकंड हम देने लगे हैं, एंटर सेकंड वैल्यू। फर्स्ट और सेकंड का हमारा क्लियर हो गया। देन ये टेक्स्ट व्यू आ रहा है। टेक्स्ट व्यू में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आंसर शो करवाना चाहते हैं। तो इसको सिंपली हम टेक्स्ट व्यू आ रहा था इसको हम रिमूव कर देते हैं।
फर्स्ट बटन हमारे पास आ रहा है, इन सभी का टेक्स्ट देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आईडी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता रहूं। आईडी किसी भी व्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए होता है। एक्सएमएल में किसी भी व्यू की पहचान उसकी आईडी होती है और इस आईडी के थ्रू ही हम मेन एक्टिविटी मतलब अपनी जावा क्लास में इस पर्टिकुलर व्यू पे काम कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर व्यू पे काम करने के लिए हमें उसकी आईडी का होना जरूरी है। अगर आईडी होगी तभी हम उसके जावा में उस पर कोई ना कोई कोड परफॉर्म कर सकेंगे। फर्स्ट एडिट टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे हम ET लिखेंगे। ET इसलिए लिख रहे हैं कि ये एडिट टेक्स्ट है, इससे हमें पता चल सके कि एडिट टेक्स्ट है। देन इसको कैमल केस में लिखेंगे। कैमल केस में फर्स्ट वर्ड के जितने भी लेटर्स आते हैं वो सभी के सभी स्मॉल होते हैं। देन सेकंड या थर्ड वर्ड की स्टार्टिंग का जो सा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। तो इस तरीके से लिखने को हम कैमल केस बोलते हैं। आईडी में हम स्पेस को यूज नहीं कर सकते तो इसलिए हमें यहाँ कैमल केस का सहारा लेना पड़ता है। कैमल केस में आईडी को लिखने की वजह से हम आईडी को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू। ये कैमल केस के बारे में भी अब आपको पता चल गया है। सभी हमने आईडीज में कैमल केस को ही यूज करना है। सेकंड वैल्यू यहाँ पे ET सेकंड वैल्यू लिख देंगे। ET सेकंड वैल्यूज कैमल केस में ही लिखेंगे। देन यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ रहा है। आपको फिलहाल यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लेकिन टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे हम उसका लिख देते हैं TV आंसर, क्योंकि ये आंसर है तो TV आंसर। अभी हमने इसकी आईडी दी है तो अंदर कोई टेक्स्ट नहीं दिया, ना ही हम देंगे। ये अगर हमें देना भी पड़ा तो हम मेन एक्टिविटी मतलब जावा क्लास से दे लेंगे। बटन है तो इसका नाम हम ऐड रख देते हैं, BTN ADD ऐड। और टेक्स्ट में हम ऐड का सिंबल यूज कर लेते हैं। हम सभी बटन्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के सिंबल्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का सिंबल देंगे। हम सब्ट्रैक्ट का सिंबल देने के बाद ऊपर बटन सब्ट्रैक्ट आईडी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं बटन 4 आ रहा था, उसको हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे बटन सब्ट्रैक्ट लिख दिया। तो दोबारा आप देखिए वहाँ पे बटन सब्ट्रैक्ट आना शुरू हो गया है और जो टेक्स्ट दिया था वो आगे टेक्स्ट आ रहा है। देन अब हम नेक्स्ट बटन पे काम करेंगे तो उसकी आईडी हम दे देंगे बटन मल्टीप्लाई, BTN मल्टीप्लाई। ये कैमल केस में हम दे रहे हैं और उसके बाद नीचे टेक्स्ट में हम मल्टीप्लाई का स्टैरिक लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होता नहीं है तो सिंपली हम स्टैरिक को यूज कर लेंगे। एंड पे एक डिवाइड का बटन बच गया है तो इसके टेक्स्ट में हम बैकस्लैश दे देंगे और इसकी आईडी में बटन डिवाइड लिख देंगे और यहाँ पे भी हम कैमल केस को यूज करेंगे। तो कैमल केस को यूज करना आपने भूलना नहीं है। अभी हमने आईडीज वगैरह दे ली हैं लेकिन अभी लेआउट हमारा कुछ इतना बेहतर नहीं लग रहा, तो उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने आपको एक एट्रीब्यूट पैडिंग के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग किसी भी व्यू को इनसाइड मार्जिन देने के लिए होती है। मैंने इन सभी व्यूज को दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है। बेहतर यही है कि सभी को एक बार ही सिलेक्ट करके उन पे एट्रीब्यूट को अप्लाई कर दें, ना कि एक को सिलेक्ट करें देन सेकंड को देन थर्ड को देन फोर्थ को। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अगर चारों साइड से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बस सभी साइड से आप पैडिंग देना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने इस पैडिंग में जाना है। तो यहाँ पे 10 dB आपने पैडिंग दे देनी है। तो आप कमाल देखिएगा कि हमारे इतना सा काम करने में ये जितने भी एट्रीब्यूट्स है सभी के इन साइड पे थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। अब हम आंसर से बटन्स को थोड़ा नीचे कर देते हैं तो उसके लिए हम मार्जिन को यूज करेंगे। ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारा लेआउट प्यारा लगना शुरू हो जाए। तो टॉप में यहाँ पे 10 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 20 dB कर देता हूँ क्योंकि बटन्स काफी नीचे हो जाए। और बटन का बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे चारों बटन को मैंने एक साथ ही सिलेक्ट कर लिया है शिफ्ट डाउन की को यूज करके। तो अब इसका मैं बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहा हूँ। या ऊपर मैं सर्च पे आया, यहाँ पे बैक लिखा, मेरे पास बैकग्राउंड आना शुरू हो गया है तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड को यूज करना चाहता हूँ। तो एंड्रॉयड बाय डिफॉल्ट हमें ब्लैक कलर दे रहा होता है तो सिंपली हमने उसी कलर को यूज कर लेना है। हमारे फोंट का कलर भी ब्लैक था तो इसलिए वो नजर आना बंद हो गया है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। टेक्स्ट को कलर हम थोड़ा सा ऑरेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट अच्छा आ जाए। तो उसके लिए हम सिंपली ये टेक्स्ट कलर में गए,
यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कलर आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने इस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपकी ओपेसिटी इस साइड पे है तो आप इस साइड पे कर लीजिएगा। तो हमने खुद से कलर बना लिया है। तो ये सभी, ये देखिएगा प्लस माइनस डिवाइड, ये सभी के सभी ऑरेंज हो चुके हैं और ये अभी इतने ज्यादा अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आ रहे। ये आंसर जहाँ पे शो होना है इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और ये नीचे 4 बटन हैं इनको भी बोल्ड करके इनका साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने टीवी आंसर पे क्लिक किया, शिफ्ट और डाउन की को यूज किया, ये सभी के सभी व्यूज सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। मैंने साइज लिखा है, टेक्स्ट साइज में गए, बाय डिफॉल्ट 14 होता है तो इसको हमने 18 SP में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसका स्टाइल को थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं तो ऊपर मैंने स्टाइल लिखा है, ये टेक्स्ट स्टाइल में आए और बोल्ड के चेक को चेक कर दिया है। ये देखिए साथ ही हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। इन सभी की अलाइनमेंट थोड़ी सी खराब आ रही है, देखिए ऊपर नीचे इधर उधर आ रहे हैं। इन तीनों में हमने स्पेस दी हुई है लेकिन ये प्लस वाले पे स्पेस नहीं दी हुई, तो इसमें भी हम एक स्पेस को दे देते हैं, प्लस और एक स्पेस। तो इमेज व्यू पे हमने कोई बैकएंड कोड नहीं करना है तो इसलिए हमने उसकी आईडी भी नहीं दी थी। तो XML में आप कंपोनेंट ट्री में ये मल्टीपल वार्निंग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बटन ऐड, तो इसकी वार्निंग को चेक करते हैं कि ये वार्निंग है क्या। कह रहा है हार्डकोर स्ट्रिंग, हमने ये प्लस को यहाँ पे दिया हुआ है, वो कह रहा है इसको हार्डकोर देना है। हार्डकोर देने के लिए हम रिसोर्सेज में जाते हैं, रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज का फोल्डर है, इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रिंग। तो अभी तक हमने कोई प्लस नाम की स्ट्रिंग नहीं बनाई हुई। मैं कंट्रोल टैब को प्रेस किया, वही एक्टिविटी में दोबारा आया। तो अब मैं इसके टेक्स्ट में जाता हूँ। डिजाइन और टेक्स्ट में आपने मिक्स नहीं कर लेना, ये दोनों सेम ही चीज है। वहां पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे वही सेम एट्रीब्यूट्स को हम कोड के थ्रू लिखते हैं। तो वो इजी अप्रोच है डिजाइन में काम करना, तो मैं इसलिए आपको डिजाइन पे कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे थोड़ा सा हाईलाइट आ रहा है कि ये बाकी एट्रीब्यूट्स तो बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हैं। आप अगर ऐसे भी रन करेंगे तो रन हो जाएगा, लेकिन आपने बेटर प्रैक्टिसेस को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आल्ट एंटर करूंगा तो मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स आना शुरू हो गया जिसके स्टार्टिंग में आ रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्सेज। यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है, कि कोई भी हम यहाँ पे रिसोर्सेज का नाम देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये खुद ब खुद इस फोल्डर में जाकर नई रिसोर्स बना देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बैकग्राउंड पे हाईलाइट आ रहा था वो भी हाईलाइट होना भी खत्म हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वार्निंग भी खत्म हो गई है। अब मैं स्ट्रिंग में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रिंग नेम के नाम से इसका प्लस नेम रखा है हमने और ये प्लस का सिंबल इसमें हमने दे दिया था, तो हमारे पास वैसा ही आना शुरू हो गया है। तो यहाँ से वार्निंग भी रिमूव हो गया। आपने बाकी सभी भी कर लीजिए क्योंकि अगर मैं करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा लगे। मैं आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। एक बिगिनर के लिए ये लेआउट बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन हो चुका है। आप लेआउट को जितना चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर आप लेआउट को जितना भी अच्छे से डिज़ाइन कर लें, हो सकता है किसी को पसंद ना आए, लेकिन हमने जो लेआउट डिज़ाइन किया है ये बहुत ही अच्छा लेआउट है। 100 में से 95 लोगों को ये लेआउट पसंद आ जाएगा। पसंद आने की वजह यह है कि ऊपर जो हमने इमेज को यूज किया है उसी के कलर कॉम्बिनेशन को हमने नीचे बटन्स में यूज किया है। इमेज हमारा थोड़ा सा ब्लैक और ऑरेंज कलर में है, तो नीचे जो बटन्स बनाए हैं इनमें भी हमने वही कलर को यूज किया है, तो ये हमारे लेआउट को और भी बेहतर बना देता है। तो अब हमने लेआउट के बैकएंड का कोड करना है, वो हमने जावा फाइल में करेंगे। जावा क्लास में हम पहले सभी व्यूज को इनिशियलाइज कराएंगे, फिर व्यूज को फाइंड करेंगे और एंड में बटन्स के क्लिक होने पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा देंगे। फर्स्ट दो हमारे पास एडिट व्यूज हैं, देन एक टेक्स्ट व्यू और 4 बटन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने में यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट को लिखने वाले हैं। एडिट टेक्स्ट लिख दिया हमने। एडिट टेक्स्ट हमने जैसे ही लिखा है तो आप ऊपर देख सकते हैं इसकी क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। जावा में एंडिंग स्टेटमेंट के लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं और यहाँ पे सभी वेरिएबल्स के नाम हम मीनिंगफुल रखेंगे। वेरिएबल्स के नेम को मीनिंगफुल रखना इसलिए जरूरी है कि जब नीचे हम वेरिएबल्स को कॉल करवाएंगे तो तब हो सकता है हमें ये वेरिएबल्स भूलने लग जाएं, तो इसलिए हम मीनिंगफुल नाम रखते हैं ताकि ये हमें याद ना करने पड़े, हमें ये खुद ब खुद ही याद रह जाए। 80 सेकंड वैल्यू, यहाँ पे भी मैं कैमल केस को ही यूज कर रहा हूँ। अब हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज करने से पहले उसकी डाटा टाइप भी टेक्स्ट व्यू ही देंगे। टेक्स्ट व्यू
इसको हम टीवी आंस बोल लेते हैं। टीवी आंसर आप पूरा लिखना है, लिख लीजिए, वैसे समझ इतने से भी आ रहा है। देन हमारे पास बटन आते हैं, बटन यहाँ पे हम लिखेंगे, देन ही हम उनको कॉल कर सकेंगे। ये नहीं आपने मिक्स कर देना है कि एडिट व्यू में आप बटन लिख दें और बटन में एडिट व्यू। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देन आपका कोड रन नहीं होगा, आपको एरर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने स्टार्टिंग से इन चीजों को लेकर चलना है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, देन डिवाइड। ओके, हमारे पास ये 7 चीजें थी, 7 के साथ को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन व्यूज की आईडीज के थ्रू हमने जावा की फाइल में काम करना था, मतलब जावा की क्लास में काम करना था। अब टाइम आ चुका है कि हम इन सभी को आईडी के थ्रू कॉल करवा लें। स्टार्टिंग में हम ये ईटी फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू फाइंड कर लेंगे व्यू को विद रिस्पेक्ट टू आईडी। फाइंड को, ये देखिए व्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में क्या है, आर इस रिसोर्सेज के फोल्डर को बोलते हैं। आर डॉट आईडी यहां से ढूंढनी है। आईडी किसकी ढूंढनी है, फर्स्ट वैल्यू की, तो ईटी फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम मैंने कंट्रोल डी को प्रेस करता रहा और इसके जितने डुप्लीकेट मुझे चाहिए थे वो मैंने कर लिए, क्योंकि बार बार हमें फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी इस तरह का काम ना करना पड़े। तो सिंपली मैं यहाँ से ईटी सेकंड वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। सेकंड का कोड हमें मिल चुका है, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ईटी सेकंड वैल्यू अब स्टार्टिंग और एंड में लिखते रहेंगे। टीवी आंस और इसकी जो आईडी थी हमारे पास एक्सएमएल में, वो यहाँ पे लिख देंगे। मैं आपको इसी तरह की बेटर प्रैक्टिसेस बताता रहूंगा, जिससे आपका टाइम कम यूज होगा और कम टाइम में आप ज्यादा और अच्छा कोड लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट और आईडी में सिंपली यहाँ पे बटन सब्ट्रैक्ट, इस सभी को बहुत ही इजी तरीका है, आपने ऐसे ही कर लेना है। मल्टीप्लाई, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी की आईडी भूल जाती है तो आप दोबारा से एग्जाम्पल में जाकर देखिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा। मुझे लेकिन ये थोड़ी सी आईडीज थी तो मुझे याद ही है। मीनिंगफुल आईडीज के नेम रखने का हमें फायदा ये हुआ है कि हमें बार बार एक्सएमएल को ओपन करके वहां से हर पर्टिकुलर व्यू की आईडी को ढूंढना नहीं पड़ रहा। जैसे ही हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो फौरन आईडी हमारे माइंड में आ जाती है। तो इसलिए हमेशा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आईडीज मीनिंगफुल दें, जिससे आपका टाइम सेव होगा। अगर कोई बटन था तो उसके पहले हमने बटन ऐड लिख दिया, कोई सब्ट्रैक्ट के सिंबल थी तो साथ में बटन सब्ट्रैक्ट, तो इसलिए ये सभी आईडीज हमें याद रही। एडिट व्यू पे यूजर क्लिक करेगा और अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करवा देगा और टेक्स्ट व्यू पे हम उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये काम तब होगा जब यूजर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में से किसी बटन पे क्लिक करेगा। तो हम 1 बाय 1 इन बटन्स पे काम करेंगे। अब मतलब कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तब क्या हो, यहां से वैल्यू ले, यहां से वैल्यू ली जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए और यहाँ पे शो हो जाए। तो सबसे पहले हम इस प्लस पे क्लिक करवाएंगे। तो अब हम इस ऐड पे ऑन क्लिक लिसनर को लगाने वाले हैं। ऐड लिखा, बहुत ही सिंपल इसका सिंटैक्स है। पहले मैं आपको यूज करना सिखा देता हूं, देन मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आपने एससी लिखा है, साथ ही ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर आना शुरू हो गया है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे न्यू आप वी लिखेंगे तब भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर हमें एक और व्यू को पास करवाना है, नहीं तो आप न्यू कैपिटल ओ लिखेंगे तब भी हमारे पास सेम चीज आना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन बन चुका है कि जो कि क्लिकेबल है। अब जो भी हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो ही फंक्शनैलिटी हमें शो होगी। तो ऐड के लिए हम पहले जो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के देन उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे अब हम 3 वेरिएबल्स को लेंगे और उनकी डाटा टाइप इंटीजर रखेंगे और उन वेरिएबल्स में पहले का नाम फर्स्ट वैल्यू, दूसरे का नाम सेकंड वैल्यू और फिर आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। देन हम एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करवा देंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, ये इज इक्वल टू किसके है, यहाँ पे फर्स्ट एडिट व्यू हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे यूजर जो भी वैल्यू एंटर करवाएगा उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है। इंटीजर में कन्वर्ट करवाएंगे तभी हमारे पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, नहीं तो हम उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लिखें यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये हमने लिख लिया। अब इसके अंदर हमें स्ट्रिंग को देना है। एडिट व्यू फर्स्ट वैल्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट
टू स्ट्रीम, ठीक है। और इसके बाहर हम सेमीकोलन लगा दें। कंट्रोल डी डुप्लीकेट हमने किया, यहाँ पे सेकंड वैल्यू लिख देंगे, सेकंड वैल्यू, और यहाँ पे भी ये वाली 80 सेकंड वैल्यू लिख देंगे। और इन दोनों के रिजल्ट को हमने क्या करवाना है, ऐड। अब हमारे पास ये वैल्यू भी इंटीजर में आ गई है, ये भी इंटीजर में आ गई है, और इस टाइम ये फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास फर्स्ट एडेड व्यू की वैल्यू आ गई है, और सेकंड वैल्यू में सेकंड एडेड व्यू की वैल्यू आ चुकी है। और इसको हम ऐड करवा देंगे। आंस इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये छोटा सा फार्मूला यहाँ पे हम एडिशन का देंगे, बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला है, ये तो आप सभी को पता है। जब तक हमने इन वेरिएबल्स को यूज नहीं किया था तब तक इनके कलर और आ रहे थे, लेकिन अब इनका कलर चेंज हो गया है। इस पे क्लिक करके मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि वैल्यू तो साइन हो गई है, लेकिन आंसर कभी भी यूज नहीं हुआ। अब हम इस आंसर को इस व्यू पे, इस टीवी डॉट आंस पे सेट करवा देंगे। तो उसके लिए हम टीवी आंस को लेंगे, डॉट सेट करवा देंगे टेक्स्ट को। स्टार्टिंग में हमारे पास सेट टेक्स्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम आंसर को दे देंगे कि जो भी इन दोनों का आंसर होगा वो इस पे शो हो जाए। तो आंसर से पहले मैं आपको कनकैटिनेशन भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे डबल कोट्स और ये प्लस के साइन को हम कनकैटिनेशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं दिया, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट भी यहाँ जावा में लिख लिया है, और आपको पता चल गया है कि टेक्स्ट जावा में किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आंसर्स और एक स्पेस दे दूंगा ताकि थोड़ा सा स्पेस आए, और देन इक्वल टू फिर एक स्पेस दे देता हूँ कि हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिर्फ ऐड के बटन पे ऑन क्लिक लिसनर को लगा लिया है, और अब सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और देन डिवाइड की बारी है। इन तीनों बटन्स में ये वाला काम सेम होगा। सिंपली ये जो सा फार्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग होगी। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने माइनस का साइन लगा देना है। देन मल्टीप्लाई का, और डिवाइड के लिए डिवाइड का साइन लगा देना है। तो उसके लिए हम इस कोड को मिनिमाइज करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और नीचे कंट्रोल वी देन कंट्रोल वी 3 बार और कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास टोटल 4 बटन है, तो इसलिए हम 3 बार इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। देन दूसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट को यहां से कॉपी करेंगे। दूसरा ऑन क्लिक लिसनर में हम सब्ट्रैक्ट को यहां पे लगा देंगे, और उसके अंदर वाला फार्मूला इसको हम चेंज करवा के माइनस के साथ चेंज करवा देंगे। देन थर्ड क्लिक लिसनर पे हमने मल्टीप्लाई का लगाना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ एडिशन का साइन आ रहा है, तो इसको हम स्टैरिक से रिप्लेस करवा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस तो होता नहीं है, आपको भी पता है कीबोर्ड पे इस तरीके से क्रॉस होता नहीं है। यहाँ पे हम स्टैरिक को ही यूज करेंगे और हमारी मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगी। देन हम इस डिवाइड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई एक लेटर की भी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि जावा लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें होगा कुछ यूं कि अगर यहाँ पे आप कैपिटल डी लिख देते हैं तो देन आपका ये डिवाइड यहाँ पे नहीं आएगा। कैपिटल डी को एक और तरीके से जावा डील करता है, जबकि स्मॉल डी को और तरीके से डील करता है। तो यहाँ पे आपने डिवाइड को लगा दिया है, और देन फार्मूले में यहाँ पे आपने सिंपली एक स्लैश लगा देनी है। बाकी आपका जितना भी कोड है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी में ये सेम कोड ही यूज होगा। तो इस टाइम तक हमने जावा के बैकएंड कोड को भी कर लिया है, फ्रंट एंड हमने पहले करके देख लिया था। तो अब बारी आती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर देखें कि आया कि जो हमने लेआउट बनाया है देन उसके बाद बैकएंड कोडिंग की है वो 100% ठीक से हो रही है, और हमारा कैलकुलेटर 100% ठीक से बन गया है। लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा देता हूं इसको रन करके, और आप देख सकेंगे कि आप अपना फर्स्ट कैलकुलेटर बना चुके हैं। मैंने आपको एंड्रॉयड ऐप को एमुलेटर और फोन दोनों पे रन करने का तरीका सिखा दिया था। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन को कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे फोन का नाम आ रहा है। इसको मैंने अपने फोन पे रन कर लिया है। तो अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में हमने जिस तरीके से लेआउट बनाया था वैसा ही लेआउट हमारे पास शो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे एंटर फर्स्ट वैल्यू, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये कीबोर्ड हमारे पास आना शुरू हो गया है। ये इसलिए आ रहा था कि वहां पे हमने इनपुट टाइप नंबर दी थी। अगर इनपुट टाइप हम नंबर ना रखते या उसके अलावा टेक्स्ट होता या और भी मल्टीपल हैं कि जिस तरीके से ईमेल, पासवर्ड, ये सभी की सभी इनपुट टाइप्स हैं।
तो हमने नंबर को यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे नंबर को यूज़ ना करते तो नीचे से जो कीबोर्ड नज़र आ रहा है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आना था, ABCD इस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे अगर यूज़र ABC अगर इस तरीके की कोई वैल्यू को लिखवा देता, फिर उसके बाद अगर यूज़र एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बटन को क्लिक कर देता, एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमको एरर जनरेट करके देना था। तो इस एरर को बचने के लिए हमने इनपुट टाइप नंबर को यूज किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम एंटर फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करके कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं 50 लिख देता हूँ, सेकंड वैल्यू पे आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। और अब मैं कुछ इनको ऐड करके देखूंगा। सबसे पहले मैं कीबोर्ड को नीचे मिनिमाइज किया तो मैंने ऐड किया, तो देखिए आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब मैं माइनस करके देखता हूँ, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो 45 आना शुरू हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो 250, और अब डिवाइड करके देखता हूं तो आंसर 10 आना शुरू हो गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो आपने एक बेसिक कैलकुलेटर बना लिया है। स्टूडेंट्स, हमने अपनी एप्लीकेशन को पहले डिजाइन किया था और उसके बाद इस कैलकुलेटर की बैकएंड कोडिंग की। देन उसके बाद हमने एप्लीकेशन को रन करके देखा तो हमें पता चला कि हमने जितनी की जितनी फंक्शनैलिटीज कैलकुलेटर में डाली हैं वो सारी की सारी 100% एक्यूरेट और ठीक से काम कर रही हैं। तो अब बात आती है कि हम किस तरीके से अब इस कैलकुलेटर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपके बनाए हुए कैलकुलेटर को अपने फोन में इंस्टॉल करके देख सकें कि आपका कैलकुलेटर किस तरीके से काम कर रहा है। जब वो देख लेंगे उनको पता चल जाएगा आप एक कामयाब एंड्रॉयड डेवलपर बन गए हैं। तो एंड्रॉयड ऐप को किसी भी दोस्त के साथ शेयर करने के लिए हमारे पास APK की फाइल का होना जरूरी है। APK के बारे में हम बात करते हैं। APK स्टैंड्स फॉर एंड्रॉयड पैकेज। APK की फाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। और देन आप सेम APK फाइल को अगर प्ले स्टोर पे अपलोड कर देंगे तो देन वर्ल्ड वाइड कोई भी पर्सन आपकी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। अब आपको पता चल गया है, जब भी हम प्ले स्टोर पर जाकर देखते हैं काफी ज्यादा एप्लीकेशन आ रही होती हैं तो वहां पे भी APK फाइल दी होती है। जैसे ही हम उसको डाउनलोड करते हैं वो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। देन हम उस एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम APK फाइल को बनाना सीखते हैं। APK फाइल को बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही बेटर अप्रोच यूज होगी। सिंपली हमने बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड बंडल्स APK, देन जैसे ही बिल्ड APK पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आपका ग्रेडल दोबारा से बिल्ड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे उतना ही टाइम लगेगा जितना कि एप्लीकेशन को रन होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेडल बिल्ड होता है और एप्लीकेशन के रन होते वक्त भी ग्रेडल बिल्ड होता है। तो आपने देखा अब हमारे पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो ये छोटा सा बॉक्स आ रहा है बिल्ड APK। देन आप नीचे देख सकते हैं ये ब्लू कलर में लोकेट आ रहा है। देन आपने इस लोकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे APK फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि appdebug.apk, इसकी एक्सटेंशन देखिएगा .apk की आ रही है, मतलब कि हमारा इस ऐप का APK बन चुका है जो कि appdebug.apk के नाम से बना है। तो इस ऐप को आप रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम आप सभी को करना आता है। इसको रीनेम हम कैलकुलेटर के नाम से करेंगे। कैलकुलेटर यहाँ पे लिखा .apk। तो अब आपने इस फाइल को अपने दोस्तों के साथ सेंड कर लेना है। जैसे आप चाहते हैं, जिस सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं उसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपनी ऐप को डेवलप कर लिया था। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को डिजाइन किया था। फर्स्ट में हमने ये कंप्लीट डिजाइनिंग करके देखी, देन उसका ये बैकएंड कोड किया था। ये सारे का सारा बैकएंड कोड कर लिया। देन हमने दोस्तों को सेंड करने के लिए अपनी एप्लीकेशन का APK को जनरेट करना सीखा था। APK को भी जनरेट करना अब हमने सीख लिया है। तो अब बारी आती है हम अपनी एप्लीकेशन के लॉन्चर आइकन को कैसे चेंज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो हमें किस तरीके का लॉन्चर आइकन देता है। मैं अपने फोन को ओपन करता हूं तो ये नीट रूट्स कैलकुलेटर आपके सामने नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो इस तरीके का आइकन देता है। सामने एंड्रॉयड का आइकन आ रहा है और बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रीनिश शेप में है। एंड्रॉयड स्टूडियो में जब ऐप को डेवलप करते हैं तो यहाँ आइकन का सारा काम यहाँ पे होता है, रिसोर्सेज और देन मिप मैप। पहले मैं आपको दिखा दूं कि आइकन किस शेप में हमारे पास आ रहा होता है। आप देख सकते हैं
कि आइकन हमारे पास कुछ इस शेप का आ रहा है। ऐप आइकन हमारे पास डिफरेंट रेजोल्यूशंस में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, HDPI देन XHDPI। ये रेजोल्यूशन उस तरीके से इंक्रीज होती जा रही है और अपना लोगो भी थोड़ा सा बड़ा होता नजर आ रहा है। और देन राउंड आइकन आप देखिएगा कि राउंड हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन यहाँ पे भी X, XX, XXX HDPI। ये आप देख सकते हैं कि जितने X इंक्रीज होते जाएंगे आइकन का साइज भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ये डिफरेंट साइजेस में एक ही आइकन है जो कि हमारे फोन पे डिस्प्ले होगा। जब हम आइकन को डेवलप करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि सभी फोन्स पे ये फिट आ जाए। डिफरेंट फोन्स पे आइकन डिफरेंट तरीके से दिखाई देते हैं। मैं अपने फोन पे पहले आपको दिखा दूं, मेरे फोन पे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी आइकन। बाकी आइकन में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कि ज्यादातर आइकन यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में राउंड आ रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से अपने आइकन्स बनाने होते हैं कि सभी के सभी फोन्स पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इतनी सारी फोटोज हैं, इन सभी को एडिट करना होगा, देन इन सभी फोटोज को हम एडिट करेंगे, देन डिफरेंट फोन्स के लिए डिजाइन करेंगे। तो आप सही सोच रहे हैं, होता एक्चुअल में काम ऐसा ही है, लेकिन मैंने एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ढूंढा है, तो हम उस पर काम करेंगे। सबसे पहले मैंने गूगल को ओपन किया, यहाँ पे लिखेंगे हम लॉन्चर आइकन जनरेटर। लॉन्चर आइकन जनरेटर मैंने लिखा है, तो देन इसके बाद हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे और सारे के सारा आइकन्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट बने हुए आने शुरू हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है एंड्रॉयड एसेट स्टूडियो, तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिए। देन उसके बाद थोड़ा सा ब्राउज होकर हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। इमेज आ रहा है, इमेज हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिप आर्ट, ये बाय डिफॉल्ट हमें आइकन दे रहा है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, जिस तरह फेसबुक पे आप देख सकते हैं ये कैपिटल F लिखा होता है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से जो चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप जो सा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, आप जो दिल करे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से जो मर्जी आइकन लेकर काम कर सकते हैं। देन किसी टेक्स्ट पे काम करना है वो भी आप कर सकते हैं, और ये बाकी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इमेज पे काम करना है, तो मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूँगा। हमने अपनी लेआउट में इस इमेज को यूज़ किया है, ठीक है, तो हम इसी इमेज को लोगो बना देंगे, मतलब कि ऐप का लॉन्चर आइकन बना देंगे। आपने सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। यहाँ से जैसे ही आपने ओपन किया है तो ये देखिए साइड पे ये कलर आ रहा है। अगर आप ऐसा ही डिजाइन कर लेंगे तो देन आपका ये साइड से कलर आएगा। तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी डिक्रीज करूंगा। मैं इतनी डिक्रीज कर दूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फोटो आनी शुरू हो जाए। यहाँ पे ट्रिम वाइट स्पेस, डोंट ट्रिम, ठीक है। अगर आप क्लिप आर्ट या टेक्स्ट पे करेंगे तो देन ये फंक्शन ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। सेट एज ट्रांसपेरेंट कलर, यहाँ से कलर वगैरह अपने सेलेक्ट करना है, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज लिया हुआ है तो इस पे ऐसा काम नहीं होगा। देन हम यहाँ पे देखते हैं सी ऑल पे क्लिक करके कि जब आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं तो आपने एक इस साइज में पिक्चर को वहां अपलोड करना होता है। देन XHDPI, XHDPI, HDPI और MDPI, ये सभी शेप्स में हमारे पास आइकन्स आ गए हैं। देन आप यहां से शेप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस शेप में आइकन को लेना चाह रहे हैं। सर्कल भी यहां से हो जाएगा, टॉल रेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। आप उसी हिसाब से इसकी पैडिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर लें या वाइट रेट कर लें, जिस तरीके का आपका दिल करे। अगर आप कोई भी नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई भी सिलेक्ट ना करें, तो आपकी इमेज इस तरीके से आएगी। लेकिन हमें कोई ना कोई तो शेप सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये सभी के सभी आइकन्स हमारे पास खुद ब खुद ही आना शुरू हो गए हैं। सिंपली हमने थोड़ा सा काम किया था। स्टूडेंट्स, हमने ये शो ग्रिड के चेक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिड्स हमारे पास बने आने शुरू हो गए हैं। इस ग्रिड के आने का हमारे पास बहुत सा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर किसी मोबाइल पे लोगो बिल्कुल राउंड आ रहा है तो देन वो इस तरीके से आएगा, या आपकी मेन चीज़ बीच में ही आएगी। अगर इस तरीके की शेप है तो देन उसमें आपका लोगो भी अच्छा लग रहा है। अगर किसी पे स्क्वायर है या कहीं पे रेक्टेंगल है तो वहाँ पे भी आपका लोगो बिल्कुल
सही से फिट आ जाएगा। ये जितना भी लोगो आप देख सकते हैं प्लस माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लाई का निशान हमने देखना है कि ये सेंटर में आ रहा है या नहीं, तो वो बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है। तो मेन चीज आपने इसी चीज को ही देखना है। आप यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं कि सेंटर में आप करवाना चाह रहे हैं या क्रॉप कर रहे हैं। हमने स्क्वायर को सिलेक्ट किया है तो इसलिए ये काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे शेप कोई और सिलेक्ट करके देख लीजिए। डिवाइड करेंगे, अगर आप क्रॉप कर देंगे तो देन ये साइड से बिल्कुल कोई कलर नहीं आएगा। अगर सेंटर कर देंगी तो आपकी ये इमेज बिल्कुल सेंटर में फिट होगी है। तो लेकिन हमने इस वाइड को सिलेक्ट नहीं करना, हमने स्क्वायर को सिलेक्ट करना है और बाय डिफॉल्ट सभी मोबाइल्स में ये लोगो ठीक से लग जाएगा। अगर आप इसको एलिवेट करवाना चाह रहे हैं तो एलिवेट करवा लीजिए, लेकिन यहाँ पे ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि हम इमेज को यूज कर रहे हैं। अगर आप क्लिप आर्ट या टेक्स्ट पे काम करेंगे तो देन ये फीचर्स और अच्छे से काम करेंगे। इस स्कोर काम करेगा, ये देख सकते हैं आप, हाफ यहाँ से इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमारी ये इमेज वाला लोगो ही ज्यादा बेहतर लग रहा था। नेम आपने इसका बिल्कुल यहाँ से चेंज नहीं करना। लॉन्चर आइकन के नेम को चेंज ना करने की वजह जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करेंगे तो तब आपको पता चल जाएगी। आपने राइट साइड पे आने वाले ब्लू डाउनलोडिंग आइकन पे क्लिक कर देना है, तो ये सभी के सभी लोगो एक साथ आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आईसी लॉन्चर हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं शो इन फोल्डर करूंगा। स्टूडेंट सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं आईसी लॉन्चर के नाम से एक जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको अब हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपली मैंने राइट क्लिक किया और जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई थी तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं एक फोल्डर और एक सिंपल इमेज हमारे पास आ गई है। 512x512 इसकी हाइट विड्थ है। ये एक बड़ा लोगो हमारे पास आ गया है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो देन आपके पास इस आइकन का होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी हाइट और विड्थ आप देख सकते हैं 512 और 512 है। देन हम रिसोर्सेज में गए। रिसोर्सेज में हमारे पास ये मल्टीपल फोल्डर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 फोल्डर आ रहे हैं। आपने इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है और इन सभी को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल C करके मैं कॉपी कर रहा हूं। देन हमने दोबारा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आना है। आपने मिप मैप पे जाना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करके आप शो इन एक्सप्लोरर कर लेंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और गूगल क्रोम को क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं मिप मैप के नाम से जितने भी यहाँ पे फोल्डर है आपने इनको एक साथ सेलेक्ट करना है और इनको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट आपने इसलिए कर देना है क्योंकि उधर से हमने जितनी फाइल्स कॉपी की हैं वो यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे। ये 26 DPI के नाम से भी आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमने जो अपना लॉन्चर आइकन बनाया था उसके बाद हमने डाउनलोड किया और उसकी जिप फाइल हमारे पास आई थी। देन एक्सट्रैक्ट किया तो उसके अंदर फाइल्स आ रही थी, वो हमने कॉपी की थी, वो सभी फाइल्स यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका सभी रेजोल्यूशंस में आइकन खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारा लॉन्चर आइकन चेंज हो चुका है। तो आइए खुद ब खुद यहाँ पे जो हमने आइकन बनाया है वो आना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इन सभी टैब्स को फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो ये क्लोज कर दूंगा, क्लोज ऑल को। देन मैं मिप मैप में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये HDPI ये जितने भी रेजोल्यूशंस में हमें आइकन चाहिए थे वो सभी के सभी यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हमारा आइकन चेंज हो चुका है। उससे पहले हमने एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाना है। यहाँ पे राउंड आइकन आ रहा था, ठीक है, हमने राउंड आइकन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम आईसी लॉन्चर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम आईसी लॉन्चर को यूज कर रहे हैं। तो देन हम यहाँ पे भी आईसी लॉन्चर को दे देंगे। ऊपर हमारा आइकन आ रहा है। जब हम आइकन को जनरेट कर रहे थे तो उस वक्त हमने ग्रिड व्यू में देखा था कि जहाँ पे सर्कल आ रहा था उसके अंदर भी अपना लोगो बिल्कुल एक्यूरेट फिट आ रहा था। तो इसलिए राउंड आइकन में हम सेम लोगो को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमें अलग से आइकन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी अपने लॉन्चर आइकन को सेट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको और डिटेल बता देता हूँ। मगर जब आप अपनी एंड प्रोडक्ट बना लेते हैं, मतलब कि ऐप जब आप फाइनलाइज करते हैं तो देन आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के लिए आप अपनी ऐप को डिफरेंट फोन्स पे चेक करते हैं।
उन फोन्स पे भी चेक करते हैं जिनका वॉलपेपर में हर ऐप का लोगो राउंड आता है। उन मोबाइल्स पे भी चेक करते हैं जहां पे स्क्वायर आता है। देन उन फोन्स पे भी अपनी एप्लीकेशन को रन कर देखते हैं जहां पे ऐप का आइकन लॉन्चर रेक्टेंगुलर आता है। अगर आपके आइकन का किसी फोन में इशू आ रहा है तो देन आपने दोबारा से लॉन्चर आइकन जनरेटर पे जाना है और एक और लोगो को डिजाइन करना है और उसके आपने क्या रखनी है, टाइप राउंड रख देनी है और उसको डाउनलोड करके मिप मैप में सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसका नाम आईसी लॉन्चर है यहाँ पे, तो उसका नाम आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में राउंड लिख लीजिएगा तो आप राउंड आइकन में उसको भी दे सकते हैं। व्हेनेवर यही आपका आइकन यहाँ पे 100% ठीक से काम करेगा। मैनिफेस्ट में आप एक्टिविटी के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान में देखिए इंटेंट फिल्टर अवेलेबल नहीं है, किसी वजह से यहाँ से इंटेंट फिल्टर मिसिंग है। पहले हम यहाँ पे इंटेंट फिल्टर को लगाएंगे। किसी भी ऐप को जब हम लॉन्च करते हैं तो जिस एक्टिविटी को हमने सबसे पहले डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके अंदर हम इंटेंट फिल्टर को यूज करते हैं, तभी जा करके आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है। ये सिर्फ 2 लाइंस का कोड था इंटेंट फिल्टर का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं इंटेंट फिल्टर के बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर देखते हैं। ग्रीन आइकन पे सिंपल आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है जो मोबाइल पे आपको नज़र आ रही है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो आप ये आइकन देखिएगा कि आइकन जिस तरीके का हमने बनाया था सेम वैसा ही आइकन आना शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स, अब आपको लॉन्चर आइकन चेंज करना आ गया है। अब आप जिस तरीके का भी लॉन्चर आइकन बनाना चाहें और जिस टाइप में बनाना चाहें, अब आपको अलग-अलग से फोटोशॉप पे जाके उसकी डिफरेंट रेजोल्यूशन में बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक शॉर्टकट बता दिया है और उसकी सभी टेक्निक्स बता दी हैं। देन आपको मैंने ये भी बता दिया है एक आपको एक्स्ट्रा इमेज प्ले स्टोर के लिए चाहिए होती है तो वो भी आपके पास आ जाती है जिसकी रेजोल्यूशन 512x512 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने एक कंप्लीट ऐप को बनाना सीख लिया है। इस ऐप को बनाने से मोस्टली बेसिक्स के बारे में आपको पता चल चुका है कि एक एंड्रॉयड ऐप कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स, अभी ये ट्यूटोरियल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो हमने इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करना है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं कि अब बात आती है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स के कंटेंट की। तो अब हम कोर्स कंटेंट की बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक ऐप को बनाया है, तो आगे चलकर हम इस कोर्स में बहुत मज़े की ऐप्स को बनाने वाले हैं, जिनमें फूड ऐप। तो फूड ऐप में हम रेसिपीज की ऐप को बनाएंगे। फूड ऐप में हम डिफरेंट कैटेगरी के फूड को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग बॉक्सेस में डिस्प्ले करवाएंगे, जिसके लिए हम ग्रिड व्यू को यूज करेंगे। तो फूड ऐप में सिंपली हमने डाटा को अपनी एप्लीकेशन में शो करवाना है, तो उसके लिए हम एक डाटाबेस को यूज करेंगे। उसमें सारे का सारा अपना डाटा रखवा देंगे और वहां से अपने डाटा को लेकर के एप्लीकेशन में शो करवाते रहेंगे। और उसके बाद इस एप्लीकेशन में रिमाइंडर्स का काम भी हम कर लेंगे। देन सेकंड नंबर पे आती है सोशल नेटवर्क ऐप। सोशल नेटवर्क ऐप में हम सबसे पहले एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस बनाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एप्लीकेशन दिखेगी कैसे। इस एप्लीकेशन में यूजर रिक्वेस्ट सेंड कर सकेगा और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकेगा। मतलब जिस तरीके से हम फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही काम कर देखेंगे। और देन दूसरा यूजर उसको एक्सेप्ट भी कर सकेगा। और सोशल नेटवर्क ऐप हो और उसमें चैटिंग का ऑप्शन ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इसमें हम चैटिंग भी करवाएंगे। चैट में हम सीखेंगे 1-to-1 चैट कैसे होती है और ग्रुप चैट कैसे होती है। हम दोनों तरीके की चैट के बारे में सीखेंगे। और हम इसी ऐप में नोटिफिकेशंस का काम भी करेंगे। उसके बाद हम मैप्स ऐप पे भी काम करेंगे कि यूज़र जहाँ पे है उसकी रन टाइम लोकेशन कैसे लेनी है, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किस तरीके से लेकर आना है। देन उसके बाद नियर बाय प्लेसेस, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो उसके लिए भी किस तरीके से हम मैप्स को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी मैप्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम API पे भी काम करेंगे। तो इसके बाद हम एक डाटा कलेक्टिंग ऐप भी बनाएंगे। ऐसे ही भी हमें एप्लीकेशन बनाना पड़ती है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करना हो। वो ऐप हम किसी ब्रांड के लिए बना सकते हैं कि उसने अपने कस्टमर्स का डाटा को स्टोर करना है। इस ऐप को हम एज ए टूरिस्ट ऐप भी काउंट करवा सकते हैं
कि डिफरेंट प्लेसेस पे जाया जाए, उस जगह की लोकेशन को लिया जाए और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डाल दिया जाए, जिस तरीके से गूगल मैप्स में होता है कि हम एक लोकेशन पे जाते हैं, उसके बारे में रेटिंग डाल देते हैं और एक डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके की ऐप को डाटा कलेक्टिंग ऐप बोलेंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकेंगे। और इसके अलावा हम ऑलमोस्ट सभी किस्म की ऐप्स को बनाएंगे जिसमें हम डाटाबेस को यूज करेंगे, और डाटाबेस में हम फायरबेस, SQLite और इसके अलावा बहुत सारी डाटाबेसेस के बारे में सीखेंगे। मोस्टली ऐप्स में हम देखते हैं लॉगिन और साइन अप का काम होता है, तो हम ये काम बेसिक में ही कवर कर देंगे, देन बाद में इंटरमीडिएट और फिर प्रो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बनने के सफर में पहली परेशानी मैं खुद आपकी सॉर्ट आउट किए देता हूं कि आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना है। इससे होगा ये कि आपके पास एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप फुल टाइम सीखते रहेंगे। और हम ऐप को स्क्रैच से डेवलप करने से लेकर के प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करने तक, और इसके बाद कैसे हम अपनी ऐप्स को अपडेट करते हैं, ये सभी कुछ सीखने वाले हैं इस कोर्स में। तो मैं आपको वो बेटर प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा जिससे आपकी ऐप 100% प्ले स्टोर पे अप्रूव हो जाए, और साथ ही किस तरीके से एंड्रॉयड ऐप पे अर्निंग होती है उसके बारे में भी डिटेल से सिखाऊंगा। तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में आपको दो चीज़ों के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड एंड सेकंड वन इज बैक एंड। फ्रंट एंड में हम सामने की डिजाइनिंग करते हैं कि हमारी ऐप दिखेगी कैसे, बैक एंड में हम सारे का सारा काम जावा में करते हैं। तो हम कोर्स को भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम फ्रंट एंड में कौन कौन सा कंटेंट कवर करने जा रहे हैं। सेकंड में मैं आपको बैक एंड के बारे में बताऊंगा कि बैक एंड में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। फ्रंट एंड में हम लेआउट्स को डिजाइन करते हैं। तो डिजाइनिंग में पहली बात आती है लेआउट्स की, क्योंकि हर ऐप का लेआउट डिजाइन डिफरेंट होता है। तो हम ऐप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेआउट को चूज करते हैं। तो लेआउट में हम काफी ज्यादा लेआउट को यूज करना सीखेंगे। तो सभी लेआउट्स के बारे में हम यहाँ डिटेल से सीखेंगे, और सभी लेआउट्स को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि खुद से डिफाइन कर सकेंगे कि किस डिजाइन में कौन सी लेआउट बेटर रहेगी और कौन से लेआउट में कौन सी लेआउट बेटर रहेगी। तो आप उसी हिसाब से लेआउट को चूज करेंगे। इससे आपका लेस टाइम और लेस नंबर ऑफ लाइंस कोड यूज होगा, और यही एक एफिशिएंट प्रोग्रामर की पहचान है कि वो कम टाइम में कम लाइन ऑफ कोड लिखता है और वो कोड ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो हम ये सारी की सारी टेक्निक्स पे भी जरूर फोकस करेंगे। हम लेआउट्स तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे खास ध्यान करेंगे कि हम जो लेआउट बना रहे हैं वो 100% रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आप ये तो जानते हैं कि फोन में दो मोड होते हैं, एक पोर्ट्रेट मोड होता है और एक लैंडस्केप मोड होता है। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट ऐसा लेआउट होता है जो दोनों मोड पे 100% एक्यूरेट फिट आ जाता है। अगर हमारा लेआउट रिस्पॉन्सिव ना हो तो पोर्ट्रेट मोड के लिए अलहदा से हमें लेआउट का बनाना पड़ता है, और लैंडस्केप मोड के लिए हमें अलहदा से लेआउट को डिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम एक ही लेआउट को बनाएंगे जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड में ठीक से वर्क करेगा। तो इसको सीखते हुए हम सभी लेआउट्स को कवर कर लेंगे, जिसमें रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, लीनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, टैब लेआउट, ये सारी की सारी लेआउट्स को हम कवर करेंगे। हो सकता है इसके अलावा भी मैं आपको एक दो लेआउट्स के बारे में बता दूं। रिलेटिव लेआउट और फ्रेम लेआउट, इसमें हम आईडी को यूज करते हैं। देन लीनियर लेआउट, इसमें हम वेट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देन ग्रिड लेआउट की मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं कि आप जब अपनी गैलरी में जाकर देखते हैं तो गैलरी में स्टार्टिंग जो स्क्रीन आपके पास आती है वहां पे ग्रिड्स बने होते हैं। आप देन क्लिक करते हैं किसी पे तो आपकी इमेज ओपन हो जाती है। अगर आपने गैलरी टाइप ऐप बनानी है तो आप वहां पे ग्रिड लेआउट को यूज करेंगे। उसके अलावा भी ग्रिड लेआउट काफी जगह पे यूज होता है। देन कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में मैं आपको कैलकुलेटर में भी बता चुका हूं। देन अब बात आती है टैब लेआउट की। टैब लेआउट की सबसे बड़ी एग्जांपल व्हाट्सएप है, जिसपे आप स्वाइप करते हैं, मैसेजेस से निकल कर स्टेटस में चले जाते हैं और स्टेटस से निकल के कॉल्स में चले जाते हैं। लेआउट्स का जितना भी काम है ये सारे का सारा XML में होगा, और XML हम हर लिहाज से सीखेंगे, जिसमें हम कस्टम बटन्स बनाएंगे, डिफरेंट शेप्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के कॉर्नर्स बनाएंगे और डिफरेंट थीम्स पे काम करेंगे। हम हर ट्यूटोरियल में एक लेआउट को पकड़ा करेंगे कि इस तरीके की लेआउट हम बनाने जा रहे हैं, तो उस तरीके की लेआउट को हम बनाना सीखेंगे। हम कस्टम टूल बार्स बनाएंगे।
सम टाइम हमें टूल बार को ज़्यादा छेड़ना नहीं पड़ता, बाय डिफ़ॉल्ट टूल बार में ऐप का नेम आ रहा होता है, लेकिन सम टाइम हमें उसे चेंज करना होता है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ आइकन रखाने होते हैं या सर्च को रखाना होता है। तो ये भी हम सीखेंगे कि हम टूल बार को किस तरीके से कस्टम टूल बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, या टूल बार को हम रिमूव करना भी सीखेंगे। देन हम रेटिंग बार्स के बारे में भी सीखेंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार अगर किसी यूज़र से रेटिंग लेनी है तो देन उसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। देन हम डिटेल से डायलॉग बॉक्स के बारे में भी सीखेंगे कि जिसमें हमने यूज़र को येस या नो का ऑप्शन देना होता है। देन प्रोग्रेस बार के बारे में भी हम सीखेंगे। प्रोग्रेस बार की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं तो वो एक लाइन सी आपके सामने आती है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती है। जब वो कंप्लीट होती है तो तब आपकी चीज़ डाउनलोड हो जाती है। तो वो जो लाइन छोटी सी आ रही होती है उसका हम प्रोग्रेस बार कहते हैं। देन अपनी लेआउट को और प्यारा बनाने के लिए हम कार्ड व्यू को यूज़ करेंगे और हम काफ़ी ज़्यादा मेन्यूज़ को यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू है। और ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम एंड्रॉयड में स्पिनर को यूज़ करते हैं। स्पिनर को भी डिटेल से देखेंगे। हम रियल टाइम सिनेरियोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और अपनी लेआउट को हम ऐसा किस तरीके से बनाएंगे जिससे यूज़र को ऐप को यूज़ करने में आसानी हो। तो हम इस तरीके के सिनेरियो पे भी बात करेंगे। फ्रंट एंड में तो हमने काफ़ी कुछ बनाने के बारे में बात कर ली, तो अब बात आती है बैकएंड के बारे में। बैकएंड में हम प्योरली जावा का यूज़ करेंगे। तो बैकएंड में भी हम बहुत कुछ मज़े का सीखने वाले हैं। बैकएंड में सबसे पहले हम कस्टम फॉन्ट्स के बारे में सीखेंगे। एंड्रॉयड हमें थोड़े से फॉन्ट्स देता है। अगर आप किसी और क्लाइंट के लिए ऐप को बना रहे हैं तो वो आपको अपने हिसाब से फ़ॉन्ट देगा। तो आप उस फ़ॉन्ट को किस तरीके से एंड्रॉयड ऐप में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे। और हम डिफरेंट परमिशंस देना भी सीखेंगे और इंटरनेट की परमिशन को ऑन करवा कर हम ऑनलाइन किसी भी पिक्चर को अपनी ऐप में लेकर आना सीखेंगे। डायरेक्ट अपनी डाटाबेस में से इमेज को यूज़ करना या टेक्स्ट को लेकर आना, अपनी ऐप में से सेटिंग के ऑप्शन को रखवाना, उसमें हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करेंगे जिसमें हम कस्टम कलर, कस्टम फॉन्ट, डे मोड, नाइट मोड, अगर आपने इस तरीके के फीचर को अपनी ऐप में रखवाना है तो ये हम कर देखेंगे। इसके अलावा वेलकम स्क्रीन कि जब आप ऐप को खोलते हैं तो थोड़ी के देर के लिए एप्लीकेशन में डिले आए और देन नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाए, तो इसका मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर भी चुका हूं, तो आप इसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना, देन किसी भी लिस्ट को शो करवाना, किसी ग्रिड को शो करवाना। लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू डेप्रिशिएट हो चुके हैं, तो इसके लिए मार्केट में रिसाइकलर व्यू आ गया है और हम रिसाइकलर व्यू पे किस तरीके से काम होता है और उसकी सभी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो उसके बाद हम ऐप के साइज़ को किस तरीके से रिड्यूस हम कर सकते हैं उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। देन हम लोकेशन सर्विस को किस तरीके से यूज़ करना है, पोजो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, एडाप्टर्स के बारे में सीखेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में सीखेंगे, एक ऐप से दूसरी ऐप में जाने के लिए, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए इंटेंट्स के बारे में सीखेंगे। अगर किसी जगह पे आपको टाइम को सिलेक्ट करना है या डेट को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम डेट पिकर और टाइम पिकर को भी यूज़ करेंगे। और इससे पहले मैं आपको डाटाबेसेस के बारे में भी बता चुका हूँ, तो जितनी भी डाटाबेसेस हैं इनका मोस्टली काम बैकएंड में ही आता है, तो डाटाबेसेस के बारे में भी हम डिटेल से सीखेंगे। और अर्निंग के लिए हम ऐप में ऐड को कैसे लगाते हैं तो इसका भी हम लगाना सीखेंगे। जब हमारी ऐप कंप्लीट हो जाएगी तो उसे प्ले स्टोर पे अपलोड करना भी सीखेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको ऐप्स के बारे में बताया है, तो जब हम ऐप्स को बनाएंगे तो वहाँ पे इन टॉपिक्स के अलावा और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे। मतलब कि आपकी 100% एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कवर हो जाएगी। तो अगर आप ये सारे के सारे कोर्स को ठीक से और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी किस्म की ऐप को बना सकेंगे। और आपको इस कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे काम करना है। स्टूडेंट्स, जब भी कोई प्रोग्रामर कोड करता है तो कोड में मोस्टली एरर आ जाते हैं। तो एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीट रूट्स पे आपको इन एरर्स का सलूशन दिया जाएगा। तो उसके लिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। आप सिंपली उस ग्रुप पे जाएंगे और आप अपना एरर पोस्ट कर देंगे तो मैं डायरेक्ट वहां पे आपके एरर का रिप्लाई कर दूंगा, मींस डैट को उसका सलूशन बता दूंगा।
तो स्टूडेंट्स आपने जो भी कोड कर लेना है तो उसकी लेआउट आपने उस ग्रुप में शेयर जरूर किया करनी है, ताकि सभी स्टूडेंट्स का मुझे आइडिया रहे कि कौन स्टूडेंट काम कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट कितना बेहतर कर रहा है। उसी हिसाब से मैं आपको टिप्स दिया करूंगा कि आप किस तरीके से अपने काम को और रिफाइन करके बेटर बना सकते हैं। और स्टूडेंट फेसबुक पे मैंने पेज भी बनाया हुआ है, तो उस पेज को भी आपने लाइक कर देना है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के पेमेंट गेटवेज को जानने से पहले अभी हमने जो कोर्स कंटेंट के बारे में डिटेल से पढ़ा है, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हम इस कोर्स कंटेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मींस डैट के नीट रूट्स के सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स कंटेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो किस तरह से सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देखना है। देन स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा कि किस ट्यूटोरियल को कब देखना है और किस ट्यूटोरियल के बाद कौन सा ट्यूटोरियल देखना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 3 से 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो अपना फोकस 100% यहाँ पे कर लीजिए। स्टूडेंट्स, YouTube पे इस टाइम मैं आपको लेके आ चुका हूँ और मैंने ओपन कर लिया है नीट रूट्स को। तो स्टूडेंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से आपने डाटा को एक्सेस किस तरह से करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं और उनको आइडिया नहीं होता किस वीडियो के बाद कौन सी वीडियो देखनी है, फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सी वीडियो आने वाली है, सेकंड के बाद थर्ड कौन सी आने वाली है। तो उसके बारे में पहले आपको यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कि आपने नीट रूट्स पे वीडियोस को देखना किस तरह से है। स्टूडेंट जब आप नीट रूट्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से चैनल आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे लेटेस्ट वीडियो को देखें, तो देन आपने क्या करना है, इस वीडियोस पे क्लिक करना है। वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट वीडियो आना शुरू हो जाएगी। एक बात तो ये होगी। देन स्टूडेंट्स को प्लेलिस्ट के बारे में आइडिया नहीं होता कि प्लेलिस्ट है क्या, तो प्लेलिस्ट के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छे से सीखते रहें। तो मैं प्लेलिस्ट को ओपन करूंगा। यहाँ पे देखें प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लेलिस्ट में 8 वीडियोस हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट परेशान ना हो, जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा प्लेलिस्ट आएंगी। ये सिर्फ मैं लर्निंग पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट अच्छे से सीखते रहें। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके एक्सेस किया करना है इस प्लेलिस्ट को। देन फर्स्ट के बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो और फिफ्थ वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। देन आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फर्स्ट के बाद सेकंड वीडियो कौन सी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स मैं ज्यादातर आपको ये भी कहता हूं कि प्लेलिस्ट को सेव कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो। तो प्लेलिस्ट को सेव कैसे करना है, यहाँ पे मैंने एक और चैनल को ओपन किया है। इसकी प्लेलिस्ट को मैंने ये देखें एक प्लेलिस्ट को ओपन कर दिया। इस प्लेलिस्ट में सिंपल एक ही वीडियो है। अगर यहाँ पे 10 या 20 प्लेलिस्ट में वीडियो हो, जैसा कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे इस पे क्लिक करके, तो यहाँ पे 8 वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इसे सेव कैसे करना है, ये प्लेलिस्ट ओपन हो चुकी है। ये वीडियो चलनी शुरू यहाँ पे हो जाएंगी। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड वीडियो यहाँ पे आती रहेगी। तो आपने ये जो बटन यहाँ पे नजर आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है और ये प्लेलिस्ट ये देखें एडेड टू लाइब्रेरी, ये सेव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देन आपको नोटिफिकेशन आया करेगा जब भी मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट किया करूंगा। तो ये काम आपने जरूर किया करना है कि आपने प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लिया करना है। उम्मीद करता हूं कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि फर्स्ट के बाद अगर सेकंड वीडियो नहीं मिल रही, सेकंड के बाद थर्ड वीडियो नहीं मिल रही, तो आपको अब यूट्यूब के प्रोसेस का पता चल चुका होगा कि यहाँ पे वीडियोस को आपने किस तरह से फाइंड करना है। देन स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, आपने इस सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है और इस बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सिंपली अगर आप मोबाइल ऐप को यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी सेम इंटरफेस ऐसा ही आ रहा होता है। आप स्वाइप करके इनके अंदर स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप के पेमेंट गेटवेज के बारे में कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में अर्निंग किस किस तरह से कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं। आप अपनी ऐप में अर्निंग के लिए एड मोब को यूज करते हुए एड्स को लगा सकते हैं। सेकंड में आता है इन ऐप परचेजेस और थर्ड में सर्विसेज सेलिंग आता है। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों तरीकों को समझते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है एड मोब एड्स की।
एड्स में आपको जितनी भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे डॉलर्स में मिलेंगे। तो मैं आपको गूगल एड मोब पे लिए चलता हूं। यहां पर आप पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, देन आप अपनी एप्स में ऐड को यूज कर सकेंगे। यहाँ मल्टीपल टाइप्स के ऐड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट में बैनर ऐड आपको नजर आ रहा है। यह छोटा रेक्टेंगुलर ऐड होता है जिसको आप अपनी ऐप के बॉटम में, सेंटर में या उसके अलावा कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है, तो इसकी जगह पे न्यू ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस ऐड का एक पर्टिकुलर साइज होता है, इसको हम ज्यादा या कम नहीं कर सकते। ये ऐड मोस्टली हमें लाइव स्ट्रीमिंग एप्स और सॉन्ग प्लेइंग एप्स में देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आपको इंटरस्टिशियल ऐड नजर आ रहा है। ये फुल पेज ऐड होता है, मतलब जब ये ऐड शो होता है तो आपकी फुल स्क्रीन को कवर कर लेता है। जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं ये ऐड अपीयर होता है। आप इस ऐड को क्लोज कर सकते हैं या अगर आप ऐड में इंटरेस्टेड हैं तो उसे देख सकते हैं। ये ऐड मोस्टली हमें स्टेटस सेवर या स्टोरी सेवर टाइप एप्स में देखने को मिलता है। देन बात करते हैं हम रिवार्डेड ऐड के बारे में। रिवार्डेड ऐड मोस्टली हमें गेम्स में यूज होता नजर आता है कि यूजर इस ऐड को 30 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए देखता है, देन उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड में मिलता है। आजकल की काफी फेमस गेम लूडो स्टार की बात करते हैं, जिसमें प्लेयर को ऐड दिखाया जाता है, देन रिवार्ड में उसे कुछ कॉइन्स दे दिए जाते हैं। ये ऐड आपकी कंट्री पर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, उसी हिसाब से इसके सेकंड्स 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड या 10 सेकंड का भी ये ऐड हो सकता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी गेम्स में रिवार्डेड ऐड यूज होता है। देन नेटिव ऐड, इस ऐड को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मतलब इसकी हाइट और विड्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये ऐड आप ऐप में ऐप कंटेंट की तरह ही शो करवाते हैं, मतलब ऐड देखने में ऐप कंटेंट की तरह ही लगता है। ये ऐड मोस्टली रेसिपीज ऐप, सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप्स या उन एप्स में यूज होता है जहां यूजर की सर्विसेज या पोस्ट की लंबी लिस्ट को शो करवाना हो, तो वहां पे इस ऐड को लगा दिया जाता है। जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की स्टोरीज देख रहे होते हैं तो 2-3 स्टोरीज के बाद आपको एक ऐड शो हो जाता है, तो वहां पर नेटिव एडवांस एड्स को यूज किया होता है। तो एड्स के बारे में फिलहाल आप इतना ही समझें, बाकी हम इस कोर्स में सभी एड्स को लगाना भी सीखेंगे। पेमेंट गेटवेज में दूसरे नंबर पे आता है इन ऐप परचेजेस। इसमें से यूजर ऐप में से कुछ न कुछ खरीदारी करता है और बदले में पैसे देता है। आसान लफ्जों में इन ऐप परचेजेस के लिए हमें खुद से लॉजिक बिल्ड करना पड़ती है कि यूजर से कैसे पैसे निकलवाए जाए। मींस लूडो स्टार में 8 बॉल पूल में हम 100 रुपया देकर 50,000 कॉइन्स ले सकते हैं। देन स्पोर्ट्स गेम की बात कर लें तो हम 1000 रुपया दे के 2 ए सीरीज प्लेयर और साथ में 20 लाख कॉइन्स ले सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक बना लेते हैं जिससे हम यूजर से पैसे ले सकें और देन उसे रिवार्ड में कुछ ना कुछ दे सकें। आपकी ऐप में से यूजर कुछ ना कुछ खरीदारी करे और बदले में आपको पैसे मिले। यहाँ पे हम सिल्वर, डायमंड, गोल्ड और डिफरेंट कैटेगरीज के पैकेजेस बनाते रहते हैं, जिसे मंथली हम अपडेट करते रहते हैं, जिसको यूजर खरीदता है और देन बदले में हमें पैसे मिलते हैं। तो हम इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की बेसिक तो क्लियर होनी चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट भी हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इस तरीके का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम प्योर कोडिंग के थ्रू होता है। देन थर्ड में आती है सर्विसेज सेलिंग। एक एंड्रॉयड डेवलपर जब अपने क्लाइंट के लिए ऐप को बनाता है तो मतलब जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तब रिटर्न में पैसे लेता है। इस प्रोसेस को हम सर्विसेज सेलिंग बोलते हैं। इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आप फ्रीलांसिंग में एज ए एंड्रॉयड डेवलपर कैसे अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। और सेकंड में आता है आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को एज ए स्किल भी लेकर चल सकते हैं और आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर की जॉब भी कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके सैलरी की शक्ल में भी बेनिफिट
ले सकते हैं। अभी मैंने आपको इन सभी पेमेंट गेटवेज के बारे में बताया है, लेकिन हम पूरे कोर्स में इस पे डिटेल से बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स को ऐड कर दिया है, जिनमें लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, फूड ऐप, कोर्स ऐप और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम ऐप, टूल बार के बारे में बताया है, टोस्ट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, देन रिसाइकलर व्यू के बारे में बता चुका हूँ, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू उसमें हमने कर लिया है, स्टैगर लेआउट के बारे में भी उसमें हमने कंप्लीट सीख लिया है। उसके बाद एक्सप्लिसिट इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं देखना कि वहां पे 20 या 40 ट्यूटोरियल्स हैं, आप ये देखिएगा कि दूसरे YouTube चैनल्स पे 6 से 7 मिनट का ट्यूटोरियल होता है, तो इस वजह से उनके 100-200 ट्यूटोरियल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, नीट रूट्स पे मोस्टली ट्यूटोरियल्स की लेंथ ज्यादा होती है। वो इसलिए होती है कि यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट किया जाता है वो उसी ट्यूटोरियल में सारे का सारा एंड करने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट्स होते हैं और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी शेयर कर दी जाती हैं। और स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंटेंट बनने पे टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारा एंड गोल यही है कि स्टूडेंट एक प्रॉपर एंड्रॉयड डेवलपर बन जाए। आपने उन सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को अच्छे से देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप ज्यादा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज के ट्यूटोरियल देखेंगे, तो आप उतनी ही अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बनेंगे। और इंस्टाग्राम ऐप, फूड ऐप, ये सारी ऐप्स उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप नीट रूट सारे के सारे चैनल को देखें और जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें। स्टूडेंट, सिर्फ इतना नहीं, मैं हर रोज यहाँ पे तकरीबन वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वो सारी की सारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो आप नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।